हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी मैथ्स की पढ़ाई में लगे हुए होंगे। क्योंकि आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले बच्चों ना, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये थोड़ा सा नया चैप्टर है बच्चों के लिए। हमने अभी तक क्लास 9th में जैसे ट्रायंगल पढ़ा था तो 10th में भी ट्रायंगल आ रहा है, वहां सर्कल पढ़ा था यहाँ भी सर्कल आ रहा है, तो वो सारी चीजें हम थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर हमें थोड़े से डाउट्स रह जाते हैं क्योंकि एक नया सा चैप्टर है। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया या फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर्स होते हैं, तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। मैं सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो बना रहा हूं। मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर तुमने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपी, और इस चैप्टर का मैं एक एक क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। हम कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही, लेकिन साथ में हम पीवाईक्यूज करेंगे ताकि तुम्हारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एनसीईआरटी के अलावा और किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। जल्दी से तुम लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब अगर नए बच्चे हो तो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो हमारे वीडियोस हैं वो आगे आने वाले हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एपी आखिर होता क्या है। अगर तुमने बचपन में टेबल पढ़ा है ना, तो बेटा तुमने एपी पढ़ लिया, तुम टेंशन ना लो। तुम लोगों को लगता है ना कि एपी बहुत नया सा चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने 2 का टेबल याद किया था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तुमने 3 का टेबल पढ़ा था ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो वो सारी चीजें जो है वो एपी कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ उसको बाद में समझाऊंगा, पहले टेबल को समझो। यहाँ पर मैंने लिखा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। उसके बाद फिर हमारे पास आता है 12। अब तुम लोग यहाँ पर आगे डॉट 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 इस तरीके से कर सकते हो। अब जो मैंने लिखा है इसको ध्यान से समझो। एपी होता क्या है, तो एक जो एपी है जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर डी to the preceding term except the first term, the fixed number d is called the common difference। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंग्लिश में नहीं जाने का, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने का, कि हमसे ये कह रहा है कि एपी जो है एक नंबर्स का ग्रुप होता है। इन नंबर्स के ग्रुप में जो अगला टर्म है ना, जो भी अगला टर्म आ रहा है उसमें हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, तभी अगला टर्म निकल करके आता है। अगर हम नंबर को बदल बदल के ऐड करें तो हमारा नेक्स्ट टर्म नहीं बनेगा, एपी नहीं कहलाएगा फिर वो। जैसे तुम यहां पर देखो, अगर मैं 3 में 2 ऐड करता तो क्या मेरा 6 बनता? अगर मैं 3 में 2 ऐड कर दूं तो क्या 6 बनेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। 2 में अगर हम लोग 3 में 2 ऐड करेंगे तो वो तो 5 बन जाएगा। तो यहां पर मैं 3 में कितना ऐड कर रहा हूं कि 6 बन रहा है? तो 3 में मैं सर 3 ऐड कर रहा हूं तब 6 बन रहा है। उसी तरीके से 6 में मैं कितना ऐड कर रहा हूं कि 9 बन रहा है, तो यहां पर भी मैं 3 ऐड कर रहा हूं। फिर 9 में मैं कितना ऐड कर रहा हूं कि 12 बन रहा है, तो यहां पर भी मैं 3 ऐड कर रहा हूं। तो हर बार मैं एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूं अपने पिछले वाले नंबर पे, तो मेरा अगला नंबर बन रहा है। जैसे कि 3 में मैंने 3 ऐड किया तो 6 बना, फिर 6 में मैंने 3 ऐड किया तो 9 बना, 9 में मैंने 3 ऐड किया तो 12 बना। तो बस यही जो 3 है ना, ये जो मैंने 3 लिखा है, यही वो फिक्स नंबर है जिसे हम लोग डी से डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में। किसी भी एपी में बच्चा होता क्या है कि एपी तुम्हारा एक पैटर्न के ऊपर चलता है कि हर बार तुम एक जो नया नंबर तुम्हारा आने वाला है, जो अगला नंबर तुम्हारा आने वाला है ना, वो पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक और एपी लिखता हूं, मैं लिखता हूं 5 7, फिर उसके बाद 9, फिर हमारे पास आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13 डॉट डॉट डॉट। ये भी एक एपी है। अब इसके अंदर कैसे एपी है, इसमें क्या हो रहा है सर? तो देखो तुम 5 के बाद 5 में मैं कितना ऐड कर रहा हूं कि 7 आ रहा है, तो 5 में मैं 2 ऐड कर रहा हूं तब 7 आ रहा है। 7 में मैं कितना ऐड कर रहा हूं कि 9 आ रहा है, तो 7 में भी मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो 9 आ रहा है। फिर 9 में कितना ऐड कर रहा हूं तो 11 आ रहा है, तो 11 में भी मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो 11 हमारे पास 11 आ जा रहा है। फिर 11 में मैं 2 ऐड कर दे रहा हूं तो 13 आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो हमें एक साफ साफ पैटर्न दिखता है। कभी भी हम जब कभी किसी भी एपी को देखते हैं तो उसमें एक पैटर्न दिखता है कि एक एग्जैक्ट नंबर, एक फिक्स नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं और अगला नंबर आते चला जा रहा है। तो बस यही एपी है, एपी और कुछ नहीं है, बस इतना ही से एपी है तुम्हारे लिए। और जो इसके जो क्वेश्चंस है ना, वो और भी ज्यादा आसान होते हैं। चलो मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन समझाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर हमने ये जो पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न से अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा एक फॉर्मूला खुद से बना लो, तो तुम लोग आराम से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो देखो। जो हमारा पहला टर्म है, कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जो आगे जो हम लोग चीजें यूज करेंगे ना, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस बहुत आसान लगेगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि एपी में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहला टर्म, और उसके बाद हम लोग बार बार चीजों को ऐड करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का ना, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, उसे हम डिनोट करते हैं ए से। जो पहला वाला नंबर है उसे हमेशा ए से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो बीच में हम लोग नंबर ऐड कर रहे हैं, जो फिक्स नंबर है उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस।
उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब लोग सर ये डिफरेंस क्यों कहा जा रहा है, तो डिफरेंस इसको इसलिए कहा जा रहा है बेटा क्योंकि उल्टे साइड से इसको एक्चुअली माइनस किया जाता है। 6 में से 3 माइनस करोगे 3 आएगा, 9 में से 6 माइनस करोगे 3 आएगा, यहाँ पर भी देखो 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो हर बार हम आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस कर रहे हैं तो एग्जैक्ट नंबर जो है हमारा फिक्स नंबर वो निकल करके आ रहा है, इसीलिए उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब जो हमारा एपी है उसका एक जनरल फॉर्म होता है, तो जनरल फॉर्म क्या होता है हम वो समझ लेते हैं। एपी का जनरल फॉर्म होता है बेटा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब लोग सर ये नया चीज क्या आ गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये क्या है, ये कौन सा फंडा है? तो ये भी कुछ नया नहीं है, जो तुमने अभी पढ़ा ना, जो तुमने यहाँ पर एक एपी देखा, इसी एपी से ही वो फॉर्मूला बना है। कैसे बना है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। हमने जैसे कि एपी लिया था, अभी हमने एक एपी पकड़ा था और वो एपी था हमारे पास 5, फिर था 7, फिर था 9, फिर था 11, फिर था 13 और इसी तरीके से सो ऑन, इस तरीके से ये चल रहा है। तो अब यहाँ पर ए प्लस डी, इसका मतलब क्या है? तुम लोगों को मैंने क्या बताया कि जो पहला नंबर होता है वो हमारा ए कहलाता है। तो यहाँ पर पहला नंबर कौन सा है? यहाँ पर पहला नंबर 5 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद जो डी है वो क्या होता है, तो डी निकालने का आसान तरीका मैंने तुम लोग क्या बताया कि तुम इसमें से इसको माइनस करो तो डी निकल जाएगा। सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करो, तुम थर्ड में से सेकंड वाले को माइनस करो, तुम फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस करो, किसी भी अगले नंबर से पिछले नंबर को माइनस करो तो डी की वैल्यू निकल जाती है, जो कि सेम होती है हर जगह। तो यहां पर मैं सिंपल लिखूंगा कि अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं, अगर मैं पहले नंबर को ए बोल रहा हूं तो मैं इसको ए1 बोल सकता हूं, इसको मैं ए2 लिख सकता हूं, इसको मैं ए3 लिख सकता हूं। तो यहां पर डी निकालने के लिए सिंपली मैं ए2 में से, या फिर इसको तुम ए1 कर लो, तुम इसको ए2 कर लो, तुम इसको ए3 कर लो, इसको ए4 कर लो, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमको चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट को खुद से बना सकते हो। ऐसा नहीं कि साइंस में तुम लोगों को एकदम डिफिनेशन दिया हुआ तो उसी को तुम लोग को रटना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसको ए लिख करके इसको ए1, इसको ए2, ए3 कर सकते हो, या फिर अपने समझने के लिए पहले वाले को ए1, दूसरे को ए2, तीसरे को ए3 ऐसे भी लिख सकते हो, उससे अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर अगर मुझे डी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड वाला नंबर है, सेकंड वाला नंबर यानी जिसको मैं ए2 लिख रहा हूं, उसमें से मैं पहले वाले नंबर ए1 को माइनस कर दूंगा। ए को ही ए1 भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहां से 7 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो डी की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, डी की वैल्यू 2 निकल करके आ गई। अब इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो मेरा एपी होता है ना, वो इसी फॉर्म में होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ये बनना चाहिए 5, 7, 9, 11, 13 जो है वो कब बनेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब बनेगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, जब आगे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तब वहां पर जनरल फॉर्म का जरूरत पड़ता है, इसीलिए जनरल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको समझो कि कैसे बनाया जाता है, जनरल फॉर्म का यूज कैसे किया जाता है वो देखो। हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है ए, फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है हमारे पास ए प्लस में 2d, ठीक है, ए प्लस में हमारे पास देन ए प्लस में 2d, फिर हमारे पास होता है ए प्लस में 3d, ठीक है। इस तरीके से ये चलते जाता है। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ। ए प्लस डी का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 में मुझे 2 को प्लस करना है, तो मेरा सेकंड नंबर निकल करके आएगा। फिर ए प्लस 2d का मतलब क्या है कि 5 में मैं 2 मल्टीप्लाई 7 कर दूंगा, ठीक है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। यहाँ पर ये हमारा 2 है और d का वैल्यू भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। उसी तरीके से हमारे पास जो ये वाला नंबर है यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब तुम देखो इसको सॉल्व करके, ये तुम्हारा 5 आ गया, ये तुम्हारा 7 आ गया, 2 2 जा 4, 4 में 5 ऐड कर दो तो 9 आ जाता है, 3 2 जा 6, 6 में 5 ऐड कर दो तो 11 आ जाता है। उसी तरीके से a प्लस अगर मैं 4d लिखता तो यहाँ पर मेरा 13 भी आ जाता। तो तुमने देखा क्या, तुमने क्या देखा कि जो मेरा AP है, जो हमने AP लिया था इसे अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हमने जब इसको फॉर्मूला में देखा, जो हमारा जनरल फॉर्म है, जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, या जो कॉन्सेप्ट कह सकते हो, ये एनसीईआरटी बुक में दिया वो जरूरी नहीं है, ये सिंपल सा एक फंडा है कि अगर AP है तो AP को लिखने का ये तरीका है। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पर ये 13 तक नहीं दिया हुआ रहता, या फिर मान लो हमारे पास हमको 5 और 7 बस दिया रहता या 9 तक दिया रहता, हमसे बोल देता कि चौथा वाला नंबर बताइए, तब हम क्या करते, तो हम लोग आराम से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करके एक एक नंबर फाइंड करके इजिली बना सकते थे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि भैया अगर चौथा नंबर नहीं है तो मैं जानता हूँ पहला वाला तो ए होता है, दूसरा वाला ए प्लस डी होता है, तीसरा वाला ए प्लस 2d होता है, चौथा वाला हमारा ए प्लस 3d होता है। तो चौथा नंबर को हम लोग ए प्लस 3d के फॉर्म से, यानी इस फॉर्मूला से निकाल सकते थे। तो इसी तरीके से एक इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे ये तुमने भी जनरल फॉर्म देखा ना,
तो कोई भी नंबर निकालने के लिए, कोई भी nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, तो यही फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है ना, यही बनेगा। तुम ध्यान से देखना अभी, जो तुम लोगों को लगता है ना डर कि ये सर क्या क्या चीजें आ रही हैं, टेंशन नहीं लो, सारी चीजें एकदम सेम टू सेम कनेक्ट करते हुए जाएंगी। तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को चीजें और क्लियर होती जाए। ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बुक से हैं। तो ये क्वेश्चन 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, इस एपी में जो चौथा वाला टर्म है, जो अगला वाला टर्म है, वो कितना है। एपी तुमने समझ लिया, एपी क्या होता है, एपी का तुमने जनरल फॉर्म देख लिया कि जनरल फॉर्म कैसा होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर अगर चौथा टर्म पता करना है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा वाला टर्म अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी हमको टर्म दिया हुआ है, जो लास्ट वाला टर्म है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डी को प्लस कर देंगे। हमने यही देखा कि हमारे पास कोई भी जो एपी होता है बच्चा, उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो तुम लोगों को ये जो बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। एक और दूसरा तरीका है जो मैंने अपने कॉन्सेप्ट से बनाया है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैथ्स एक प्यारा सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम अपना कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मेरे को ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो मैं और किस तरीके से एपी बना सकता हूं, तो और आसान है। तुम क्या कर सकते हो, पहला वाला नंबर तुम्हारा ए है, उसको उतार दो। दूसरे वाले नंबर के लिए तुम a प्लस डी कर दो, है ना, जो तुम्हारे पास पिछला नंबर था उसमें तुम d कर दो, यानी कि a1 जो पहले तुम a1 कह सकते हो, तो दूसरे वाले में तुमको क्या करना है, a1 में d को बस प्लस करना है। फिर इससे तुमको क्या मिल जाएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको सेकंड वाला नंबर मिल जाएगा, तुमको a2 मिल जाएगा। तो अब तुमको अगर तीसरा वाला नंबर निकालना है ना कि तीसरा नंबर कौन सा है, तो तुम सिंपल क्या करो कि a2 में तुम फिर से d को प्लस कर दो। तो a2 में जब तुम d को प्लस करोगे तो तुमको तीसरा नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास a2 कितना था, 7 था। 7 में अगर मैं 2 को प्लस करूंगा तो 7 प्लस 2 कितना होता है, 7 प्लस 2 मेरा 9 होता है। तो यहाँ पर मेरा ये जो 9 निकला, ये कौन सा नंबर निकला, ये थर्ड नंबर निकल गया। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट ये हमारा क्लियर हो रहा है कि अगर मुझे कोई भी एपी बनाना है और अगर मैं ए प्लस डी, ए प्लस 2 ए प्लस 3 अगर मैं नहीं लगाना चाहता, अगर मैं टाइम और बचाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि किसी भी एपी में जो अगला नंबर होता है वो पिछले वाले नंबर में डी प्लस करने से आ जाता है। जैसे कि हमको पता है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी डी आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी डी आएगा। तो भैया इसमें मैं 2 प्लस कर देता हूं तो मेरा ये नंबर आ जाएगा। 11 में मैं डी को प्लस कर दूंगा तो मेरा अगला नंबर 13 आ जाएगा। तो मैं पूरा फॉर्मूला मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, जो पूरा मेरा जनरल फॉर्म दिया हुआ एनसीईआरटी की बुक में वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो निकल करके आ गया, ये मेरा थर्ड वाला नंबर निकल करके आ गया। अगर मुझे फोर्थ वाला नंबर पता करना है कि फोर्थ वाला जो टर्म है एपी में वो कौन सा है, तो उसके लिए मैं फिर वही काम करूंगा कि जो a3 है उसमें मैं फिर d को प्लस कर दूंगा, यानी कि 9 में मैं फिर 2 को प्लस करूंगा तो मेरा ये फोर्थ टर्म निकल करके आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 क्या है, मेरा a4 है। तो उसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चन में भी मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि यहाँ पर हम लोगों को सिंपली d बस पता करना है। अगर मुझे d पता चल गया तो मैं √63 को सॉल्व करूंगा, उसमें d प्लस कर दूंगा, तो मेरा फोर्थ वाला जो नंबर है यानी जो अगला टर्म है वो निकल करके आ जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो रूट का हमारे पास है 28, उसमें से माइनस करना है रूट का 7। तो भैया 28 जो है क्या वो हमारा सॉल्व हो सकता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हम क्या जानते हैं कि 28 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 7 × 4 और माइनस में हमारे पास रूट का 7 है। तो ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम यहाँ पर एक्चुअल में डी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 जो है 2 बन करके बाहर, तो यहाँ पर आ जाएगा √7 और माइनस का √7। तो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो मेरा जो डी का वैल्यू है वो कितना निकल गया, वो आ गया 1√7, यानी कि जो डी है एक्चुअल में वो √7 ही है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया डी मैंने कैसे निकाला। इसको अब सॉल्व करने नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि क्लास 9 जो टॉपिक है, अब तुम बोलोगे कि सर रूट वाले को भी सॉल्व करना सिखा दो, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बेटा। उसके लिए तुम क्लास 9 का जो मेरा चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर ना, उसके वीडियो जाकर के देख सकते हो, वहां पर मैंने तुम लोगों को रूट के नंबर को कैसे प्लस माइनस किया जाता है वो सिखा रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे डी का वैल्यू निकल गया। अब अगर डी का वैल्यू निकल गया और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है और एग्जाम में यहाँ पर सिंपली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, एमसीक्यू वाले फॉर्म में आया है, तो हमको फट से आंसर करना है जो भी जल्दी तरीका से निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट का जो 63 है हमारे पास, रूट का जो 63 है उसमें हम सीधे √7 को ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो मेरा थर्ड वाला टर्म है इसमें मैं d को ऐड करूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, मेरा फोर्थ वाला जो टर्म है a4 वो निकल करके आ जाएगा। तो बस वही मैं काम कर रहा हूँ, a4 निकालने के लिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो 63 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 9 7 जा, हाँ 9 × 7, 9 7 जा हमारा 63 हो जाएगा।
प्लस में हमारे पास आ गया रूट का 7, तो जो 9 है वो 3 बन करके बाहर निकल जाएगा, रूट 7 अंदर रह जाएगा और ये एक रूट 7 पहले से है, तो यहाँ पर भी हमारा 1 है, तो 3 और 1 मिलकर के 4 आ जाएंगे, यानी कि 4 रूट 7 जो है ना, यही मेरा फोर्थ वाला नंबर है। ये 4 जो है बेटा वो हमारा 4 रूट 7 है। 4 रूट 7 दिया है क्या? यहाँ पर फिलहाल तुमको दिख रहा होगा 4 रूट 7 नहीं दिया है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, तुम इसको आराम से बना सकते हो। जो 4 हमारा बाहर में है, एक्चुअल में ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट इसका तुम ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। 4 का मतलब ये बेटा कि अगर 4 बाहर है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर तो रूट 7 है, साथ ही साथ 2 4 भी अंदर में है। अंदर में क्या है, हमारे पास 2 4 है। जब 2 4 अंदर में रहते हैं तो वही तो पेयर बन करके बाहर निकलते हैं ना, तो ये जो बाहर में तुमको 1 4 दिख रहा है, एक्चुअल में अगर रूट के अंदर देखोगे तो वो 2 4 है। तो अब तुम जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 और 16 7 जा कितना होता है हमारा 112 होता है। तो रूट के अंदर एक्चुअल में 112 है हमारे पास आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया भी हुआ है। तो अगर तुम यहां तक सॉल्व कर पा रहे हो और इसमें तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बहुत गड़बड़ है। तुम इन चीजों को ध्यान से समझो कि ये जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं इनको कैसे प्लस माइनस किया जाता है। तुम जा करके देखो, शर्माना नहीं है। अगर तुमको वाकई में दिक्कत है रियल नंबर्स को ऐड करने में, रियल नंबर मतलब कि रूट वाले नंबर्स को रैशनल इरैशनल नंबर में अगर तुम कंफ्यूज हो, तो जा करके मेरा चैप्टर नंबर 1 का जो वीडियो है क्लास 9 का वो देख लेना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था जिससे तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कभी भी अगर मुझे अगला टर्म निकालना है तो मैं इजीली कैसे निकाल सकता हूं। ठीक है, या तो तुम उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, a+3d वाला भी निकाल सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा, या तो तुम अपना कॉन्सेप्ट जो मैंने भी तुमको समझाया कि पिछले वाले टर्म में d प्लस कर दो तो अगला वाला टर्म निकल करके आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी तुम इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। तुम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकालना तो सीख लिया, अगर सिंपल नंबर है तो इजीली निकल जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। लेकिन अगर इससे से फ्रैक्शन दे दे तो क्या उसमें डर जाओगे? बिल्कुल नहीं डरना है। 2024 में बच्चों को डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो होशियार बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरे। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है किसी भी एपी में तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, यही हमारा फंडा है। तो बस सिंपली हम लोग यहाँ पर डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 1 माइनस में 4x में से डिवाइड बाई में 2x जो है उसमें से माइनस कर देंगे 1 बाई में 2x को। डिनोमिनेटर दोनों का सेम टू सेम है तो डिनोमिनेटर सिंपली उतर जाएगा, 2x जो है एज इट इज उतर जाएगा, ऊपर में माइनस हो जाएगा 1 माइनस जो 4x है, 1 माइनस में जो हमारा 4x है उसमें से ये वाला 1 जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस की साइन है। तो यहाँ से हमारा +1 -1 कैंसिल, बचा क्या, तो बचा -4x डिवाइड बाई में 2x। तो सबसे पहले x से x को कट कर दो, 2 का टेबल में 2 2 जा 4 भी आता है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा। सो -2 इज द कॉमन डिफरेंस जो कि तुमको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। तो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा नंबर्स को कॉम्प्लिकेटेड करके दिया जाता है, सिंपल नहीं रहेगा, तो फ्रैक्शन रहेगा या तो रूट वाले नंबर रहेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं वो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लेवल के हैं और बोर्ड एग्जाम में मतलब आ चुके हैं। और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि अगर x 2x plus 9 4x plus 3 are 3 consecutive terms of AP then the value of x, तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। अब यहां पर से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे आसान तरीका है कि तुम फिर से क्या करो, कॉमन डिफरेंस का यूज करो। कैसे करोगे और समझाता हूं। तुम सिंपली क्या करो, यहां पर जो तुम्हारे पास 2x प्लस, या चलो एक बार मैं पूरा टर्म लिख देता हूं। ये जो मेरा पहला वाला टर्म है a1 जो है वो x दिया हुआ है, जो मेरा सेकेंड वाला टर्म a2 है वो मेरे पास 2x प्लस 9 दिया हुआ है, और जो मेरा थर्ड वाला टर्म a3 है वो मुझे दिया हुआ है कितना, तो 4x प्लस में 3। हमको क्या पता है, हमको ये पता है बेटा कि जो d होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करने से निकलता है। यानी कि अगर मैं d निकाल लूं तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा a2 में से a1 को माइनस करके, या फिर अगर मैं d निकालूं तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा a3 में से a2 को माइनस करके। यानी कि ये जो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल है किसके, ये दोनों d के इक्वल है। यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई दोनों अगर d के बराबर है, यानी दोनों को सॉल्व करने पर अगर मेरा d निकल करके आ रहा है तो इसका मतलब कि a2 माइनस a1 जो होगा वो इक्वल होगा a3 माइनस a2 के, क्योंकि ये जो है ये भी d निकल करके आता है और ये भी d निकल करके आता है, और d तो हमेशा कॉमन होता है, सेम होता है। तो बस अब इसी से तुम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। यहाँ पर हमारे पास a2 कितना है, a2 हमारे पास है 2x प्लस में 9, उसमें से माइनस कर देंगे a1 को जो कि x है,
उसी तरीके से a3 कितना है, तो 4x प्लस 3 है, यहाँ पर लिख दो तुम लोग एक बार 4x प्लस में 3 और उसमें से माइनस कर दो a2 को जो कि तुम्हारा है 2x प्लस में 9, इस तरीके से। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2x में से 1x माइनस होगा तो x हो गया, प्लस में 9 आ गया, और उसी तरीके से इधर तुम्हारे पास 4x प्लस में 3 माइनस का 2x हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो, और माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, एक बार सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2x आ गया, और ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस का 6 बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं। तो इस x को मैं उधर ले जाता हूँ, 6 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 6, इधर हमारे पास 2x, और ये जो x है उधर जाकर के माइनस का x हो जाएगा। तो 9 और 6 कितना होता है, 9 और 6 होता है 15, और 2x में से 1x ये जो है माइनस होगा तो x आ जाएगा, यानी कि 15 इक्वल टू x लिख लो या x इक्वल टू 15 लिख लो, बतिया एक ही है। तो x की जो वैल्यू होगी बेटा वो ऑप्शन नंबर डी होगी, जो कि 15 हमको दिया हुआ है। तो ये है कॉन्सेप्ट तुम्हारे एपी का। अब समझ में आ रही है धीरे धीरे चीजें, एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का हम यूज कैसे करते हैं, जो जनरल फॉर्म है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा जनरल फॉर्म मैंने तुम लोगों को बताया वो भी कर सकते हो कि पहला नंबर तुम्हारा ए है या फिर a1 लिख लो उसे, दूसरा जो नंबर होगा वो a1 प्लस डी होगा, तीसरा नंबर तुम्हारा a2 प्लस डी होगा, फिर अगला वाला नंबर a3 प्लस डी होगा। इस तरीके से तुम्हारा पूरा एपी बनते चला जाएगा। तो ये थे तुम्हारे कुछ बेसिक फंडामेंटल इस चैप्टर के। ठीक है, अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन 2019 के, है ना, सॉरी 2016 के एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, जैसे वहां पर x की वैल्यू पूछ रही थी, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि k का क्या वैल्यू होगा अगर हमारे पास k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। तो देखा आपने कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बस कभी x कर देता है कभी k कर देता है, नंबर को छोटे बड़े करके चीजों को रिपीट किया जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, इसमें से करो तुम इसको माइनस, ये वाले में से इसको माइनस करो, और ये वाले में से करो इसको माइनस, दोनों को माइनस करो जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ, और दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों को जब माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस d निकल करके आता है, और वहां से तुम्हारा k का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ये मैं तुमको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से तुम लोग कमेंट करके बताओ, वीडियो को करो पॉज, वीडियो को रोको, और तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होगे। अगर तुम केवल सुन रहे हो, लेक्चर सुनने आए हो, तुम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आए हो, तो तुम भूल जाओ बेटा कि बोर्ड एग्जाम निकाल पाओगे। अगर तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ साथ, तभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम क्लियर होगा, तभी तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज तुम बस लेक्चर सुन रहे हो, जैसे तुम लोग हिस्ट्री के लेक्चर सुनते हो, हिंदी के लेक्चर सुनते हो, तो वैसा यहाँ पर नहीं चलने वाला। ये मैथ्स है, इसमें प्रैक्टिस मांगा जाता है, इसमें हम लोग बस सुन करके चीजों को आंसर कभी नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था, मैंने होमवर्क दिया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखता हूँ कौन कौन बच्चा आंसर कर पाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर आर इन एपी। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि ए और बी दोनों चीजें आ गई। पिछले जो क्वेश्चंस थे वहां पर एक या तो x आया या तो k आया, तो हम लोग उसको इजीली बना ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एपी क्या है भैया, एपी हमारे पास a है, 7 है, b है एंड 23 है। अब इस एपी के अंदर a और b दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे करें, क्या कुछ नया तरीका लगाएं? तो बिल्कुल भी नहीं, जो कॉन्सेप्ट हमको पता है हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये 4 है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो भी d निकलेगा, है ना। d निकालने के लिए मैं 7 माइनस a करूंगा तो भी d निकलेगा, ये d है ना। उसी तरीके से मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं b में से 7 माइनस करूंगा, इस वाले में से इसको माइनस करूंगा तो भी मेरा d निकलेगा। या फिर एक और काम मैं कर सकता हूं, मैं 23 में से b को माइनस करूंगा, 23 माइनस b करूंगा तो भी मेरा क्या है, d निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हर बार मेरा d निकल करके आ रहा है, यानी कि ये तीनों चीजें क्या आपस में इक्वल है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये सब कुछ एकदम बेसिक फंडा है। तुम चाहो तो इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 लिख करके बना सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो 7 माइनस ए है वो इक्वल है b माइनस 7 के, और फिर वो इक्वल है 23 माइनस b के। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं b की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास दो b वाले हैं। जैसे पिछले वाले दोनों क्वेश्चंस में तुम देखना कि दोनों मेरे पास k का वैल्यू आ रहा था, या तो दोनों में मेरा x आ रहा था। दोनों जो इक्वल के पार्ट थे उसमें दोनों साइड में या तो x था या दोनों साइड में k था। लेकिन इस बार हमारे पास एक में a है एक में b है, तो a और b का यूज करके, यानी इन दोनों का यूज करके तो मैं किसी का वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करूंगा कि देख रहा हूं b भी इस दोनों में है, तो मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, यहां से इन दोनों को मैं पकड़ने वाला हूं और इन दोनों को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, देखो कैसे, बहुत ईजी बनने वाला है ये तुम्हारे पास b माइनस में 7 है और इधर हमारे पास 23 माइनस में b है। तो अगर मैं b को इकट्ठा कर लूं, इस b को मैं इधर ले आऊं और 7 को उधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b और प्लस में b,
और इक्वल की उस साइड में 23 पहले से है, ये जो माइनस का 7 उधर जाकर के प्लस का 7 बन जाएगा, तो तुम्हारा 2b इक्वल टू आ गया 30 के, तो जो b है वो आ जाएगा 15 के बराबर, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 30 से, तो b हमारा कितना निकल करके आ गया, b निकल करके आ गया 15। अब इस 15 को तुम यहाँ पर अप्लाई करो, किसी का भी तुम यूज कर सकते हो, इसके साथ इसको भी यूज कर सकते हो, इसके साथ तुम इसको भी यूज कर सकते हो। तो मैंने अभी इस वाले में मैंने अभी क्या किया था, इस वाले में मैंने इन दोनों को यूज किया था, ठीक है, अभी मैंने इन दोनों को यूज किया था। अब मैं करने वाला हूँ इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को यूज, किसको किसको यूज करने वाला हूँ, देखो इस वाले को, जो पहला वाला हमारा है और जो दूसरा वाला है, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे को यूज करोगे जल्दी आंसर आ जाएगा, टाइम बचेगा हमारे एग्जाम में, और टाइम सबसे जरूरी है बोर्ड्स एग्जाम के लिए भाई। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ अब कि मेरे पास जो है वो है 7 माइनस ए इक्वल टू b माइनस 7। b की वैल्यू हमको पता चल गई है कि 15 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 माइनस ए इक्वल टू 15 माइनस में 7। अब एक उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 7, ये हमारा कितना है 8 है, 8 इधर आकर के हमारा माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास a हो जाएगा पॉजिटिव वाला, तो 7 में से 8 माइनस होगा तो -1 आता है, और इक्वल के उस साइड में a है, यानी कि जो a की वैल्यू है बेटा वो -1 हो गई, तो a का वैल्यू -1 एंड b का वैल्यू 15 है। तो इस तरीके से भी तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि ये भी तुम्हारा एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2021-22 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो तुम देख सकते हो कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं बार बार, जहां पर तुमको कॉमन डिफरेंस यानी डी का यूज करने हैं, और एक्स का, के का, ए बी सी डी किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाएगा। आई होप तुमको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये फंडामेंटल था, तुम्हारा स्टार्टिंग था, यानी कि एपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कोर कॉन्सेप्ट था, अभी तुमने वो समझा है। अब तुम चलो अगले टर्म के पास, जिसमें हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी, वो क्या होता है चलो समझाता हूं। अब जानते हैं कि जो nth टर्म होता है ना किसी भी एपी का, वो होता क्या है, उसमें जो फॉर्मूला है क्या वो रटने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने वो जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में समझाया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अगर वो तुमने देखा था तो इसका फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब तुमसे आसानी से बन जाएंगे। कैसे बनेंगे चलो सिखाता हूं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली में दिया क्या हुआ है, बुक में क्या दिया है मैं आपको पहले वो समझाता हूँ। हमको बुक में दिया हुआ है a प्लस में n, या फिर इसको ऐसे लिखा हुआ है कि कोई भी जो हमारा nth टर्म होता है उसको an से डिनोट करते हैं, और वो होता है हमारा a प्लस में n माइनस 1d। अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमने यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लिखा, इसका आखिर मतलब क्या होता है। तो देखो यार, हमारे पास जैसे कोई भी एपी है, फॉर एग्जांपल वही 5 वाला ही लेते हैं, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब ये हमारा पहला टर्म होता है, ये क्या कहलाता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इसे कहते हैं इस तरीके से। उस तरीके से ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो अगर किसी भी एपी का हमको डायरेक्टली पता करना हो कि फिफ्थ टर्म कितना होगा, सिक्स्थ टर्म कितना होगा, जैसे अभी तो हमको पता है कि इसके बाद कितना आएगा फिफ्थ टर्म, 13 आएगा, लेकिन जब नंबर बड़े हो जाते हैं जहां पर हम डायरेक्ट दिमाग नहीं लगा पाते कि अगला वाला टर्म कितना होगा, या फिर मान लो हमसे फिफ्थ टर्म ही ना पूछे, हमसे सीधे पूछ लिए कि इसमें बताइए 15th टर्म कितना होगा, तो क्या फिर तुम वहां पर 2 प्लस करते हुए जाओगे क्या, नहीं जाओगे। तो उसके लिए ये फंडा लगाया जाता है। अब ये फंडा आया कहां से, क्या ये हमारा अचानक से उड़ करके कहीं से आ गया है, या फिर ये कॉन्सेप्ट में ही छुपा हुआ था। तो यस, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट में ही छुपा हुआ था। कैसे छुपा हुआ था मैं तुमको दिखाता हूं। हमने क्या सीखा था कि जो हमारा एपी होता है, जो पहला टर्म होता है वो हमारा ए कहलाता है, ठीक है। जो दूसरा टर्म होता है जिसे हम A2 बोलते हैं, वो होता है A प्लस में D। जनरल फॉर्म यही था एपी का, याद रखना। फिर हमारा जो थर्ड टर्म था वो था हमारा A प्लस में 2D। जो हमारा फोर्थ टर्म था, जो चौथा नंबर निकल करके आता था, वो निकल करके आता था A प्लस 3D करके, यानी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस तरीके से हमारा जो नंबर से वो निकल करके आते थे। अब जो हम लोग पहले याद किए हुए ना बच्चा, वही चीज यहाँ पर दे दिया और कुछ नहीं है। ये an का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। an का मतलब है कि कौन सा टर्म हमको निकालना है। जैसे कि मान लो मुझे पांचवा टर्म निकालना है ना। यहाँ पर जो पांचवा टर्म हमारे पास है वो 13 होगा, हमको फिलहाल पता है। लेकिन अगर नहीं पता रहता, हमको अगर निकालना रहता, तो उसको ही बोलते हैं फिफ्थ टर्म। यानी कि हमको मान लो A5 निकालना है, ठीक है। A5 का मतलब ये जो 5 मैंने लिखा उसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले एपी में जो पांचवा नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, इसी को कहते हैं an। ओके, अब उसको निकालने का इसने तरीका क्या बताया, इसने बोला कि आप क्या करो, a लिखो फिर n लिखो। n का मतलब वही कि जो टर्म निकालना है, पांचवा निकालना है, तो 5 लिखो, माइनस में 1 करो और d से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूं, तो ये फिलहाल मैं a का वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, तुम डायरेक्ट इसको देखो।
5 में से 1 माइनस हो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का d से मल्टीप्लाई होगा तो 4d हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा जो पांचवा टर्म है, हमने जब फॉर्मूला लगाया तो a प्लस 4d आ गया। और हमको पता ही था कि हम जब पांचवा टर्म निकालते हैं तो AP का जनरल फॉर्म भी वही होता है, a प्लस 4d। तो यही जो हमारा है ना a प्लस d प्लस 2d a प्लस 3d, उसी का यूज करके इस फॉर्मूला को बनाया गया है और कहीं से नया फॉर्मूला नहीं आया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हमको टर्म निकालना हो किसी भी एपी में, चाहे पांचवा टर्म निकालना हो, चाहे छठा टर्म निकालना हो, चाहे 10वां टर्म निकालना हो, चाहे 15वां टर्म निकालना हो, कोई सा भी टर्म निकालना हो, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a प्लस की साइन लगाएंगे। अगर हमको पांचवा टर्म निकालना था तो हमने क्या 4d किया है, हमने यहाँ पर क्या किया 4d किया हुआ है ना। तो अगर हमको तीसरा टर्म निकालना था तो हमने क्या किया था 2d किया था। तो इससे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जो भी टर्म हमको निकालना है, जो भी नंबर हमको पता करना है, उससे एक पिछला वाला हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर हमको 4d निकालना है, हमको फोर्थ टर्म निकालना है, तो हम क्या करते हैं 3d कर देते हैं, यानी 3 से d का मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरीके से पांचवा टर्म निकालने के लिए हमको पांचवा अगर टर्म निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं d का 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा पांचवा टर्म निकल जाएगा। देखो तुम सॉल्व भी कर लो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 है, 4 मतलब 4 रहेगा और d का वैल्यू को पता है कि 2 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 4 2 8 इक्वल टू 13 आ गया। देखा तुमने पांचवा टर्म निकल करके आ गया। उसी तरीके से सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड इसे थोड़ा छोटा कर दूं, थोड़ा सा साइड में चला जा भाई तू, और यहाँ पर बच्चों को और इजीली समझ में आ जाएगी चीजें। अगर मान लो मुझे इसी एपी में ये पता करना रहे कि इस एपी में 15वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे अगर A15 पता करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली A प्लस में 14d करूंगा डायरेक्ट। ये तुम लोग याद रखो, इन शॉर्टकट ट्रिक्स से ना तुम लोगों को एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। तुम अगर पूरा डिटेल में लिखने जाओगे, देखो फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा एक बार, उससे हमको क्योंकि मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इस बार सॉल्व करेंगे तो उस टाइम हम लोग बार बार फॉर्मूला को नहीं उतारेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि भैया हमको अगर 15वां टर्म निकालना है तो हम a प्लस 14d कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो a हमारा 5 हो जाएगा, प्लस में 14 मल्टीप्लाई में d का मतलब 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 2 जा कितना 28, 28 में तुम 5 को प्लस कर दो तो 33 आ जाता है। यानी कि इस एपी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 15वें नंबर पे, 15th नंबर पे जो हमको एपी मिलेगा, जो टर्म मिलेगा, उसकी वैल्यू होगी 33। बस यही है nth टर्म का मतलब, ये होता है nth टर्म का कॉन्सेप्ट। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, और ये फॉर्मूला हमारा इसी टर्म से, यानी कि जो हमारा बेसिक टर्म है जो हमने सीखा जनरल फॉर्म ऑफ एपी, उसी से निकल करके आया है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे ताकि हमको ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस घुमा करके आते हैं। एनसीईआरटी में तो सीधा सीधा तुमको क्वेश्चन दे दिया है, इन बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं चलो तुमको दिखाता हूं। जैसे कि एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो 24 से क्वेश्चन है, बेसिक से फंडा से क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि बताइए जो फोर्थ टर्म है इस एपी में वो कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो पता है कि हम यहाँ पर इस वाले में, यानी जो थर्ड टर्म है उसमें डी प्लस करके भी फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे, क्योंकि हमने भी nth टर्म वाला फॉर्मूला पढ़ा ना, तो हम फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फोर्थ टर्म अगर बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड टर्म दिया ही हुआ है तो हम सिंपली थर्ड टर्म में डी प्लस कर देंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया हुआ था, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन मैंने समझाया था कि थर्ड वाले टर्म में डी प्लस करो तो फोर्थ टर्म निकल करके आ जाता है, फोर्थ टर्म में डी प्लस करो तो फिफ्थ टर्म निकल करके आ जाता है। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने अभी फॉर्मूला सीखा है तो हम फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे वो इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखो सबसे पहले तो कभी भी अगर रूट वाले नंबर से आए ना बेटा, तो ये समझ जाओ कि तुम उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, उसको तुमको रूट से थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे किया जाता है वो देखो। 18 है तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 9 2 जा हमारा 18 होता है। इस तरीके से हम लोग 18 को लिख सकते हैं, ठीक है। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 50 हमारा जो होता है वो होता है 5 5 जा 25 5 5 जा 25 और 25 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा 50 आता है। उसी तरीके से 98 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 98 बहुत बड़ा नंबर है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो फट से 98 को क्या करो इस तरीके से फैक्टराइज कर लो। 2 का टेबल में हमारे पास 2 4 जा, फिर 2 9 जाएगा, फिर 7 से दिख गया साफ साफ कि 7 7 जा हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 98 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो अब यहाँ पर इसी एपी को, इस एपी को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 बाहर चला जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, ये हमारा रूट 18 का वैल्यू, ठीक है। रूट 18 को जब हमने देखा कि 3 3 का पेयर बना तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया और 2 को हमने अंदर कर दिया, तो इस तरीके से हम लोग 18 को लिख सकते हैं। देन जो 50 है उसको हम क्या लिखेंगे 5 रूट 2 लिख देंगे, और उसी तरीके से जो हमारे पास 98 है उसे हम लोग 7 रूट 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास एपी बन गया। तो सबसे पहला काम तुम लोग यही करना, किसी भी क्वेश्चन में जब देखना कि इस तरीके से आया हुआ है तो उसको नॉर्मल कर लेना पहले, क्योंकि बाद में कर नहीं
पड़ेगा। तो हमने इस तरीके से कर लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया। अब क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों को चूंकि फोर्थ टर्म पूछा है तो हम यहाँ पर से पहले a की वैल्यू देखेंगे। तो हमारा जो पहला टर्म a है वो तो 3√2 है। हम लोग देखेंगे d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना रहता है। तो 5√2 में से हम लोग माइनस कर देंगे 3√2 को, तो ये हमारा आ जाएगा 2√2। ठीक है, ये हमारा 2√2 आ गया d का वैल्यू। हमको निकालना था फोर्थ टर्म, हमको कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो बहुत सिंपल है बेटा, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। हमें बोल रहा है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मैं यहाँ पर इस बार फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको फॉर्मूला याद भी होता चला जाए वीडियोस के साथ। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा था फोर्थ टर्म निकालने के लिए, तो हमको पता है कि ये a प्लस में 4 माइनस 1d हो जाएगा, और यहाँ पर हम ये जानते ही हैं कि अब ये सिंपली a प्लस में 3d हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन फॉर्मूला लिख करके कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए फॉर्मूला। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 3√2। a की वैल्यू 3√2 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई किससे करना है, d से करना है, और d की वैल्यू कितनी थी, तो 2√2 थी। तो ये तुम्हारा कितना बन गया, यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 3√2। ये सॉल्व होगा तो 3 जो हमारा 6√2 आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा 3 और 6 कितना, 3 और 6 हो जाएगा 9, और रूट के अंदर 2। लेकिन हमारा आंसर 9√2 देखो कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया था, कि हमको पता है जो 9 है, इस 9 का मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर 2 तो 9 होगा, तभी तो वो 9 बाहर निकला है ना। यानी कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको रूट के अंदर डालना चाहूँ तो एक 2 तो पहले से है, जो 9 बाहर निकला है वो कैसे निकला है, क्योंकि अंदर में हमारे पास 2 9 है। जब 2 9 रहते हैं तभी वो पेयर बन करके एक बाहर निकल पाता है। इज दैट क्लियर। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 9 9 हमारे पास कितना 81, 81 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 82 जो हमारे पास होता है 160, तो 2 हो जाएगा 162। यानी कि रूट के अंदर 162 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर। तो ये है फंडा, ये है कॉन्सेप्ट, ये है फॉर्मूला। तो तुमको सारी चीजों को समझना है, फॉर्मूला भी समझना है, तुमको कॉन्सेप्ट भी समझना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन है तो तुम अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रट के जाओगे तो भी तुम्हारे मन में डाउट रहेगा कि अरे यार ये फॉर्मूला से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये किस तरीके से बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा और फॉर्मूला भी पता रहेगा तो तुम जिससे चाहो उससे इजिली बना सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, 2024 का क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, और इस सबसे कई क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो ये कब आया हुआ था, इसमें नहीं लिखा, लेकिन मेरे हिसाब से 2020 के आसपास आए होते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 14th टर्म, हमसे 14th टर्म पूछ रहा है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 11 -8 -5 लास्ट में हमारे पास 49 जा रहा है। यानी कि एपी निगेटिव से स्टार्ट हुआ। नंबर लाइन तुम लोगों ने पढ़ा है, इस तरीके से नंबर लाइन होता है ना, यहाँ पर हमारे पास 0 होता है, इधर -1 -2 -3 होता है, इधर +1 +2 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो एपी है ये इधर से स्टार्ट चल रहा है, यहाँ पर -11 से स्टार्ट हुआ, ये आगे जा रहा है और जा करके 49 पे खत्म हो रहा है। पहला जो टर्म है वो हमारा 11 है, जो लास्ट वाला टर्म है वो 40 का 9 है, और हमसे बोल रहा है कि 14th टर्म बताइए। लेकिन 14th टर्म इधर से नहीं बताना है, सीधा सीधा आगे से जाते हुए 14th नंबर पे कौन सा आ रहा है वो तुमको नहीं बताना है, तुमको पीछे से बताना है कि 49 में, ये जो 49 तुम्हारा लास्ट वाला टर्म है, इधर से जब तुम वापस आओगे तो 14th वाला टर्म कौन सा मिलेगा। अब इसको करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि तुम इस एपी को ही उल्टा कर दो। क्या करो, एपी को पलट दो। पलटना कैसे वो देखो, कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं रिवर्स करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब एपी को उल्टा करेंगे तो तुम्हारे पास ये क्या, पहला क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर डॉट 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 डॉट, फिर तुम्हारे पास -5 है, फिर -8 है, और फिर क्या है -11। तो अब क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब हम लोग निकालेंगे 14th टर्म ही। हमको 14th टर्म निकालना था, एंड से निकालना था, तो हमने बस एक काम किया कि इसको अपने हिसाब से अपने काम को आसान करने के लिए हमने इस एपी को ही उल्टा कर दिया। अब हम लोग इधर से निकालेंगे 14th टर्म, तो तुम बोलोगे सर ठीक है 14th टर्म इधर से निकालेंगे तो ये तो मेरा ए का वैल्यू हो गया, पहला टर्म तो हमको मिल गया, लेकिन डी का वैल्यू कहाँ से निकालें, तो कोई दिक्कत नहीं, डी का वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, इसमें से इसको माइनस करो तो डी की वैल्यू आ जाएगी। बस यही करना है। कभी भी अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि इंड वाला, फ्रॉम द इंड, अगर ये चीज लिखा हुआ आ जाए तो सबसे आसान तरीका है कि तुम क्या करो कि पूरा का पूरा जो तुम्हारा एपी है उसको उल्टा कर दो, बस, और कुछ नहीं करना, एपी उल्टा करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ए की वैल्यू हमको पता है, दिख रही है क्योंकि सामने, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी हो जाएगा हमारा -8 में से माइनस करना है अपने को -5, तो ये हो जाएगा -8 माइनस +5, तो जो डी की वैल्यू बेटा वो आ जाएगी तुम्हारी -3। ठीक है, ये माइनस है तो -3 निकल गया डी का वैल्यू। अब हमको निकालना था 14th वाला टर्म, तो सिंपल हम काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे A14 इक्वल के उस साइड में a प्लस में 14 - 1d। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a का वैल्यू कितना 49 है, तो 49 लिख लेता हूं मैं।
ये तुम्हारा 13 हो जाएगा, है ना, 14 में से 1 माइनस होगा तो, और डी की वैल्यू हमने कितनी देखी, डी की वैल्यू देखी हमको -3, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 49, और 13 3 से कितना होता है, 13 3 से हमारा होता है 39, है ना, 39 हो जाता है, लेकिन ये है माइनस की साइन के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 39 हो गया, तो 49 माइनस 39 इक्वल टू 10 आ गया। यानी कि इस वाले एपी में पीछू साइड से जब हम चलेंगे तो जो 14th नंबर पे जो टर्म मिलेगा हमको, वो कितना मिलेगा, वो हमको 10 मिलेगा। तो जो ये 14 है एक्चुअल में वो 10 है। तो ये है इस टाइप के क्वेश्चंस का फंडा। तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में जो घुमा करके क्वेश्चंस आते हैं मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तुमको नॉर्मली जो वीडियोस मिलेंगे इंटरनेट पे वो बस एनसीईआरटी के वीडियोस क्वेश्चंस कराते रहते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस कराते ही नहीं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, घुमा घुमा करके जो क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, बाकी तुमको अगर एनसीईआरटी में कहीं भी डाउट हो ना तो मेरे चैनल पे पूरा एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, नया वाला जो बुक है लेटेस्ट वाला बुक, हमने एक्सरसाइज वाइज भी वीडियो डाल दिया है, हमने डायरेक्ट चैप्टर वाइज भी वीडियो डाल दिया, यानी एक ही चैप्टर में तुमको पूरा का पूरा एनसीईआरटी मिल जाएगा, तुम वहां से वीडियोस को देख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आई होप तुमको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं इसी फॉर्मूला से। जैसे कि एक ये क्वेश्चन आया था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 2020 में, लेकिन बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं हुए क्योंकि ये फालतू से क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिख बहुत खतरनाक रहा था। ये जब बच्चों ने ऑप्शन देखा ना तो बच्चे बोले कि ये नया चीज क्या आ गया भाई, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो नया चीज तुमको दिख रहा है ये कुछ अलग सा नहीं है, बस तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना वही फॉर्मूला से रिलेटेड है। हमसे बोल ये रहा है कि फर्स्ट टर्म जो एपी क्या है वो पी है। हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट टर्म जो ए होता है उसको यहाँ पर बोल रहा है कि वो ए ना होकर के पी है, बस यही कर दिया। और उसी तरीके से जो कॉमन डिफरेंस है वो क्यू है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी के नाम से जानते हैं उसको इसने कह दिया कि वो क्यू है। और बताइए जो इसका 10th टर्म होगा वो कितना होगा। तो हमको पता है कि जब 10th टर्म निकालना रहता है, जब हमको ए 10 की वैल्यू निकालनी रहती है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस में 10 माइनस 1d ये करते हैं, है ना, या फिर 9d भी लिख सकते हो डायरेक्ट तुम। ए के बदले में तुमको क्या करना है, इस बार ए के बदले में लिखना है पी, बस सिंपल से ही काम करना है। ए के बदले में पी लिख दो, ये तुम्हारा 9 हो जाएगा। और डी के बदले में तुमको क्या करना है, डी के बदले में लिख देना है क्यू। तो 9d लिखने से अच्छा तुम इसको 9q कर दो। तो p प्लस 9q इज द फाइनल आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया होता। तो p प्लस 9q कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर है, ऊपर चल गया ऑप्शन सी, कोई बात नहीं आगे पीछे हो गया। तो ये जो है ना इस टाइप से क्वेश्चंस ये बच्चों को बस थोड़ा सा डराने के लिए आता है कि बेटा तुमने तो फॉर्मूला रट लिया a प्लस एन माइनस 1d, अब बना इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा। तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस तुमको अपना दिमाग लगाना था और दिमाग को अपना शांत रखना था। जैसे क्रिकेट में कैप्टन कूल अपने दिमाग को शांत रखता है ना, तो ताबड़तोड़ एकदम कैप्टनी करता है, बस उसी तरीके से तुम लोगों को भी अपना दिमाग शांत रखना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली बनाना है। इसमें डरना नहीं कि ये नया फॉर्मूला दिख रहा है, ये तुमने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा सोचना ही नहीं, अपने दिमाग में आने ही मत देना वो थॉट्स। तो ये हो गया एक फंडा। कुछ और क्वेश्चन जैसे कि ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 1074 इज माइनस का 41, यानी कि इस एपी में जो माइनस का 41 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। अभी तक हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया कि 14th टर्म कौन सा होगा, पीछे से 14th टर्म कौन सा होगा। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये कौन सा टर्म है, यानी कि ये जो 41 तुमको पहले से दिया हुआ है ना, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ये 13th नंबर पे आ रहा है, 14th नंबर पे आ रहा है, 15th नंबर पे आ रहा है, किस टर्म पे आ रहा है ये तुमको बताना है। ठीक है, तो हमको एक्चुअल में जो हम लोग सीखे ना, हम लोग अभी क्या सीखे कि हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला हमने सीखा। इस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड करते हैं, हम an की वैल्यू निकालते हैं। इस फॉर्मूला से हम an की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से ही an की वैल्यू दे दी है। ये जो हमको नंबर दिया हुआ है, जो 41 दिया हुआ है, या कभी भी स्टेप से क्वेश्चन है कि ये एपी है, इस वाले एपी में बताइए 50 जो है वो कौन सा टर्म है, या फिर हमारा 70 जो है वो कौन सा टर्म है। कोई भी एक नंबर दे देगा एपी में आने वाले एपी आगे जगह पर और बोल देगा कि बताइए वो कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से टर्म पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको an की वैल्यू पहले से दे दी गई है, तुमको निकालना क्या है, तो तुमको निकालना है n की वैल्यू। जैसे जब हम लोगों को 14th टर्म निकालना था तो हमने क्या था, n के बदले में हमने 14 लिखा था और फिर हमारा सॉल्व होकर के an का वैल्यू आया था। लेकिन अब यहाँ पर हमको n का वैल्यू नहीं पता है। n मतलब होता है कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे आ रहा है। जैसे कि ये हमारा n का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये पहला वाला वैल्यू है, n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये n का वैल्यू 3 है, वैसे यहाँ पर n का वैल्यू कितना है ये हमसे पूछ रहा है। तो बस सिंपल तुम इसको सॉल्व कर दो। तुम यहाँ पर लिखो कि वी हैव, हमारे पास दिया क्या है भैया, हमको an का वैल्यू ही दिया हुआ है माइनस का 41 और हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं an जो है वो इसके बराबर होता है, an जो है वो a प्लस में n माइनस 1d के बराबर होता है। तो बस यहाँ पर an के बदले में हम लिखेंगे माइनस का 41, a के बदले में हमारे पास 10 है तो हम 10 लिख देते हैं,
प्लस में n-1 को वैसे ही रहने दो, d के बदले में कितना है, तो 7 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, तो d के बदले में -3 कर दो। ठीक है, अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो एक एक स्टेप करते हैं। ये इतना हो गया, ये जो 10 है इसको इधर ले आओ, तो ये -10 इक्वल की उस साइड में ये हो जाएगा हमारा -3n। ठीक है, जब ब्रैकेट खुलेगा इसके से मल्टीप्लाई हो तो -3n, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा -51। अब यहाँ से मैं 3 को इधर ले आता हूँ, तो ये -3 इक्वल की उस साइड में -3n, तो ये हो गया -54 इक्वल की उस साइड में -3n, माइनस से पहले तो माइनस को हटा दो, दिमाग खा रहा है फालतू में। n की वैल्यू निकालनी है तो 3 को इधर ले आओ, तो 54 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 18 3 जा 54 होता है, यानी कि 18 इक्वल टू n आ गया। n इक्वल टू 18 लिखो, 18 इक्वल टू n लिखो, बतिया एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में, जो एपी हमारा चल रहा था 10, 7, 4, इस एपी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 18th नंबर पे जो नंबर निकल करके आएगा ना, वही हमारा -41 होगा। ये जो -41 है ये 18th नंबर पे है, जैसे ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वैसे ही -41 इस ऐड था 18th पॉइंट। ठीक है, 18th नंबर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसे कि ये क्वेश्चन 2019 का था। आई होप तुमको ये भी समझ में आ रहा होगा। और ताबड़तोड़ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। केवल 3 से ही नहीं आएगा, 5 का भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन तुमसे आराम से बन जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल है। एक एक चीज ध्यान से समझना। सबसे पहले तो 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 3 के टेबल में आते हैं, है ना। 3 के टेबल में जो नंबर आते हैं वही 3 से डिविजिबल है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 3। 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं, जैसे 3 1 जा 3, वो तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या वो 2 डिजिट का है, तो नहीं, वो 2 डिजिट नहीं है, वो केवल 1 डिजिट का है, 1 डिजिट का है। 6 भी जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन वो भी 1 डिजिट का है। 9 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, लेकिन वो भी 1 डिजिट का है। तो कौन सा नंबर है, 12 जो है वो पहला नंबर है जो 2 डिजिट का होता है और 3 से डिविजिबल है। तो पहला जो नंबर है 2 डिजिट का वो है 12। पहला कौन सा नंबर है, पहला नंबर है 12। 12 के बाद अगला कौन सा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता है, 15 आता है, वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 18 जो है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरीके से तुमको चलना है और लास्ट वाला नंबर पता करना है कि कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो हमारा लास्ट का जो नंबर होता है 2 डिजिट का वो है 99। लास्ट का नंबर है 99 2 डिजिट का, उसके बाद तो 100 आ जाता है जो कि 3 डिजिट का हो जाता है। तो उससे तुमको मतलब ही नहीं है, हमसे तो क्वेश्चन में केवल 2 डिजिट के बारे में पूछ रहा है। तो 99 को तुम चेक करो कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो तुमको साफ साफ दिख जाएगा कि यस 99 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 के टेबल में ये कट हो जा रहा है 3 से। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम 98 के पास आते हैं, फिर 97 के पास आते हैं, हम लोग चेक करते जाते हैं फटाफट कि कौन सा नंबर है लास्ट में 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है। तो हमको तो डायरेक्ट मिल गया 99 जो कि 3 से डिविजिबल था, तो हम लिखेंगे लास्ट नंबर 99। अब हम उसको देखो पूछ क्या रहा था, ये तो हमारे पास एक एपी बन गया। एपी बन गया ना, हमने क्या किया, एपी बनाया ताकि हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सके। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो अब क्या मैं एक एक नंबर लिखता रहूं, बिल्कुल भी नहीं, टाइम तो है नहीं एग्जाम में उतना। तो मैं ये पता करूंगा कि इस एपी के अंदर जो मैंने एपी लिखा जो 12 से स्टार्ट हो रहा था और 99 पे खत्म हो जा रहा है, तो इसके बाद जो है 3 डिजिट हो जा रहा है। तो ये जो एपी है, इस एपी के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे 3 से डिविजिबल हैं और सारे 2 डिजिट के हैं। तो बस मुझे एक काम ये करना है, मुझे ये पता करना है बेटा, मुझे बस इतना पता करना है कि ये जो 99 है, ये जो 99 है ये कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे देखो ये 12 पहले नंबर पे आ रहा है, 15 दूसरे नंबर पे आ रहा है, 18 तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो 3 नंबर तो मुझे यहाँ पर मिल गया कि ये तीनों नंबर जो है 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल है। तो उसी तरीके से 99 कौन से नंबर पे आ रहा है, क्या ये 50वें नंबर पे आ रहा है, क्या ये 20वें नंबर पे आ रहा है। तो ये जितने भी नंबर पे आएगा हम समझ जाएंगे कि टोटल उतने ही नंबर्स हैं हमारे पास। इज दैट क्लियर, टोटल उतने ही नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो बस हमको एक्चुअल में यही पता करना है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है ये कौन सा टर्म है इस एपी का, बस यही इसका फंडा है। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुमको बस यही पता करना है कि जो लास्ट वाला टर्म है वो कौन सा टर्म है, जो लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर बस तुम लोग इतना लिखो इसको सिंपल कि हमारे पास जो an की वैल्यू है, हमारे पास an की वैल्यू जो है
वो है 99 और हमको यहाँ से फिर वही n की वैल्यू पता करनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला है। an के बदले में लिख दो 99, इक्वल टू साइड में a का वैल्यू हमारे पास 12 है, प्लस में n माइनस 1 क्योंकि हमको उसका वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा 15 में से 12 माइनस होकर के। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 12 को इधर ले आओ तो 99 माइनस का 12 इक्वल टू साइड में तुम्हारा 3n माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और 7 87, और इधर से जब मैं 3 को इधर लेकर के आऊंगा तो माइनस 3 इधर आकर के प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 3n आ गया। तो बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देखो 90 इक्वल टू 3n, 90 इक्वल टू 3n का मतलब ये हुआ कि जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 30 होगी। जब 3 इधर आएगा डिवाइड होगा 90 से, तो 90 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 30 होता है। इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू 30 है। अब n का मतलब क्या हुआ कि ये जो 99 है ना, ये 30वें नंबर पे आ रहा है। ये जो 99 है ये 30th टर्म है हमारा। ये कौन सा टर्म है, 30th टर्म है, 30वां टर्म है। और 30वां अगर ये टर्म है तो इस एपी में इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 30 टर्म थे, क्योंकि लास्ट में जो 99 है वो 30वें नंबर पे आ रहे हैं। तो इस एपी में टोटल 30 टर्म है। इट मींस कि जो 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं वो टोटल कितने हैं, तो टोटल 30 है। बस यही इसका आंसर होगा कि 2 डिजिट के टोटल 30 नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, तुम उसको बहुत इजीली बना सकते हो अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया तो। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है ये एन टर्म वाले से, यानी कि nth टर्म वाले से, चलो उसको भी बनाते हैं। फिर हम लोग जो सम वाला हमारा है, एक और टॉपिक है इसमें, हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें तुमको पहले एपी को समझना है, एपी का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर दूसरे बाद तुमको nth टर्म पढ़ना है, जो nth टर्म मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और एक आता है सम से रिलेटेड, कि जो एपी है ना उसमें से जो सम होंगे 4 टर्म के 5 टर्म के वो कितना होगा, वो भी आगे सीखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। लास्ट टाइम 2023 में आया था, लास्ट टाइम रिसेंट ही आया हुआ है कि इस वाले एपी में तुम देखो ये डिसेंडिंग चल रहा है, 65 61 53 है ना, 57 53, तो कम होते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि निगेटिव नंबर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो पहला निगेटिव नंबर होगा वो कौन सा टर्म होगा ये पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझना, इसका बस कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन बन गया। देखो क्या होगा कि जो भी नंबर होगा हमारा, जो भी निगेटिव नंबर होगा, निगेटिव नंबर का तुम जानते हो क्या होता है, नंबर लाइन में हमारा बीच में आता है 0, इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस। तो जो निगेटिव नंबर होता है वो हमारा 0 से भी छोटा होता है, और जो पॉजिटिव नंबर होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो पहला निगेटिव नंबर होगा, हमको फिलहाल उसका वैल्यू नहीं पता है, हम मान लेते हैं जो पहला निगेटिव है, लेट द फर्स्ट निगेटिव, पहला जो निगेटिव नंबर है वो क्या है हमारा, वो an है ना। हम लोग क्या किसी भी एपी में जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग किसी से दर्शाते हैं, उसको हम लोग an से दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं जो पहला निगेटिव नंबर है वो an है। तो यहाँ पर चूंकि ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जो निगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से छोटा होते हैं। तो जो हमारा an होगा वो क्या होगा, वो स्मॉलर होगा 0 से। बस यही मेन फंडा है, कभी भी अगर निगेटिव नंबर वाला है ना तो बस इसी फंडा का यूज करना है तुमको, कि मान लेना कि जो भी हमारा पहला निगेटिव नंबर होगा वो क्या होगा, an होगा, और an हमारा 0 से छोटा होगा क्योंकि वो तो निगेटिव नंबर है। तो बस अब यहाँ से तुम्हारा आंसर आना शुरू हो गया। हम जानते हैं कि an क्या होता है, an होता है a प्लस में n माइनस 1d, और ये जो an प्लस n माइनस 1d मैंने लिखा है ये क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा। यहाँ से तुमको देखो a की वैल्यू पता ही है, d का वैल्यू पता ही है क्योंकि तुमको ap दिया हुआ है, तुम दोनों निकाल सकते हो। तुमको सिंपल n का वैल्यू पता करना है, यही तो क्वेश्चन ने पूछा भी था ना कि कौन सा टर्म जो होगा पहला निगेटिव होगा। यहाँ पर देखो यही पूछा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, 5वां वाला फर्स्ट निगेटिव होगा, 6वां वाला पहला निगेटिव होगा, 7वां वाला पहला निगेटिव होगा, कौन सा पहला निगेटिव होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से सिंपली n का ही वैल्यू हमसे पूछा है वो हमको निकालना है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 65 है, वो उतार लो, n माइनस 1 इसको उतार दो, d का वैल्यू कितना है, तो 61 में से 65 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये d का वैल्यू इज स्मॉलर देन 0। तो ये बन गया तुम्हारा 65। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का 4n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, स्मॉलर देन 0। ये दोनों सॉल्व होकर के तुम्हारा 69 बना लिया, माइनस का 4n स्मॉलर देन 0। इस माइनस के 4n को उधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 69, ये माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो सिंबल तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास 4n ऐसे।
या फिर तुम लोग 4n इज ग्रेटर देन 49 या 49 बोल रहा हूँ, 69 इज स्मॉलर देन 4n या फिर 4n इज ग्रेटर देन 69, जैसे तुम बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, मुझे तो n की वैल्यू चाहिए तो मैं 4 को भी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 69 डिवाइड बाई में 4 इज ग्रेटर देन या सॉरी स्मॉलर देन n हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको अगर कट करता हूँ तो पूरा पूरा तो कट नहीं हो रहा है लेकिन कट हो जाएगा, देखो 4 बन जा 4 आ जाएगा, देन हमारे पास बचेगा 2, वो आगे जाकर के 29 बना दिया। तो 4 के टेबल में हमारे पास 7 चौक 28 है ना, तो पहले तो 7 टाइम पे हमारे पास 28 होगा, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 28 में 29 में से 28 कट होगा तो बचेगा 1। अब उस 1 के आगे हम 0 लगा देंगे क्योंकि डेसिमल लगा दिया हमने। तो फिर 4 के टेबल में 2 टाइम पे 8 आ जाएगा है ना, 4 2 जो हमारा 8 होता है, 10 में से 8 कट हुआ तो फिर बचेगा 2, उस 2 के आगे फिर 0 लगाएंगे तो 4 5 जो 20। समझ में है ना मैंने कैसे कट किया। तुम लोग अगर कट करने से नहीं आता तो सीख लो क्योंकि तुम लोग क्लास 10th में हो, बाकी तुम लोग फटाफट डिवाइड भी कर सकते हो चाहो तो। तो हमारा जो नंबर निकल करके आ रहा है वो 17.25 निकल करके आ रहा है, जो कि स्मॉलर है हमारे n से, ठीक है। यानी कि n जो है वो क्या होगा, जो भी नंबर है हमारा, जो भी नंबर है वो इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। ये जो 17.25 है उससे ग्रेटर होगा। तो कभी भी जो हमारा नंबर होते हैं, नंबर ऑफ जो टर्म होता है उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे कि ये जो 65 है ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो डेसिमल में नहीं बोलते हैं, हमने ये थोड़ी बोला कभी कि 57 जो है वो 2.5 टर्म है, ये 2.5 टर्म है, ऐसा थोड़ी होता है। पहला टर्म होता है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म एपी में तो इस तरीके से होता है। तो उसी तरीके से इस वाले एपी में जो n की वैल्यू होगी, जो हमारा 0 बोला था ना कि हमारा निगेटिव नंबर होना चाहिए n जो है, तो वो क्या होगा, वो हमारा बड़ा होगा 17.5 से। तो 17.5 से बड़ा कौन सा नंबर, तो अगला जस्ट नंबर जो है उसको ले लो, उठा लो अगला नंबर को। तो 17.25 जो है उसके बाद हमारा जो होल नंबर आता है वो आता है 18। तो इसका मतलब हुआ कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, वो 18 है। अब ये 18 समझ में आया ना कहाँ से आया, ये 18 यहाँ से आया, इसको फिर से ध्यान से समझो। हमसे ये कह रहा है इस क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया तो ये जो नंबर है वो n से क्या है, छोटा है, या इसको ऐसे कह सकते हो कि जो n की वैल्यू होगी वो 17.25 से बड़ी होगी, ठीक है। 17.25 भी नहीं रहता, मान लो अगर 17 भी रहता तो 17 से बड़ी होगी, चूंकि आ गया है। तो 17 के बाद जो अगला होल नंबर आता है वो कितना आता है, 18 आता है। इसका मतलब कि जो n का वैल्यू होगा वो 18 होगा। 18 वो पहला टर्म होगा इस एपी में जो निगेटिव होने वाला है। 18 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म इन दिस एपी। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप तुम लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे। अब तुम लोगों को एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बन जाएगा और nth टर्म वाले जो क्वेश्चन है वो भी बन जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं सम वाला फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखो फॉर्मूला मैं बाद में जाऊंगा, जो मैंने फॉर्मूला पे लिखा हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तुमको सारे टीचर रटवाएंगे। पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो सम होता है किसी भी एपी में वो होता क्या है। फिर से हम लोग आ जाते हैं हमारे शुरू वाले एपी में, जो हमारा शुरू से चल रहा है बेटा, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, 13 था, ऐसे सो ऑन ये चल रहा था। अगर इस एपी में बोला जाए कि शुरू के 3 टर्म का तुम सम बता दो, शुरू के 3 जो टर्म्स हैं उनका तुम सम बता दो, तो इजीली बता सकते हो कि सर जी यहाँ पर अपने को क्या करना है, 5, 7 और 9 को प्लस करना है। 5, 7 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 7 16 और 16 में लोग 5 ऐड कर देंगे तो 21 आ जाएगा। यानी कि इस एपी के शुरू के 3 टर्म्स का अगर हम सम निकालना चाहें तो वो कितना होगा, वो 21 होगा। अब तुम लोगों को समझ में आ गया कि सम होता क्या है। किसी भी एपी में जो सम है ना, बस उसका यही मतलब ही है कि शुरू के 3 टर्म का सम बता दो, शुरू के 10 टर्म का सम बता दो, शुरू के 15 टर्म का सम बता दो, बस यही चलते रहता है। और उसी से रिलेटेड और भी घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है कि अगर हमको सम निकालना हो तो यहाँ तो छोटे नंबर थे, मैं इजिली निकाल लिया, लेकिन अगर बड़े नंबर तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एस का मतलब होता है सम। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है सम। सम निकालने के लिए हम लोग n/2 करते हैं। n का मतलब कि जितने भी नंबर्स का सम निकालना है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स का सम निकालना था ना, तो हम लोग यहाँ पर n के बदले में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में लिखा क्या जाता है, तो ब्रैकेट में लिखा जाता है 2a प्लस में n-1d। ये हमारा सम का फॉर्मूला है जनरली। ये नॉर्मली हम लोग इसको सम का फॉर्मूला कहते हैं। इज दैट क्लियर? किसी भी एपी में ये सम का फॉर्मूला कहलाता है। इसी फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बनते हैं। एक तुम्हारा एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ये वाला भी बनता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एपी में अगर लास्ट टर्म हमको पहले से दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि बताइए जो लास्ट टर्म है वहां तक का जो सम होगा शुरू से लेकर के लास्ट टर्म, जैसे कि मान लो यहाँ 13 के बाद ये खत्म हो जा रहा है एपी, इसके बाद मान लो मेरा एपी नहीं आता,
तो उसका अगर मुझे सम निकालना रहे ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा करके इजिली सम निकाल सकता हूँ। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए सम का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है s इक्वल टू एन बाई टू और ब्रैकेट में a प्लस में l। l का मतलब है लास्ट वाला नंबर, जो भी लास्ट में जो नंबर है उसको l से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो 13 जो है वो लास्ट नंबर अगर रहता तो हम लोग l के बदले में 13 लिख देते और बाकी चीजों को उतारते, तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सम है वो निकल करके आ जाता है। एक छोटा सा और फॉर्मूला बनता है, वो कहाँ से बनता है, तो ये उस वाले फॉर्मूला से बनता है। कैसे बनता है वो देख लो, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। तुम लोग देखो यहाँ पर ये सिमिलर कुछ दिख रहा होगा तुमको, तुमने अभी तक जो टर्म्स पढ़े ना a प्लस एन माइनस वन डी, ए एन का जो फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, बस फर्क ये है कि यहाँ पर 2a है। अगर ये हमारा a प्लस में एन माइनस वन डी बस इतना रहता तो हम लोग इसको डायरेक्ट एन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ तो 2a हो गया, तो 2a हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो, s इक्वल टू हमारे पास n बाई टू है, ब्रैकेट में अगर 2a है तो उसको हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि a प्लस ए मिलकर के तो 2a आता है। अब इससे फायदा ये होगा बच्चों कि हमारा a प्लस में n माइनस वन डी वाला जो है ना वो यहाँ पर मिल जाएगा। तुम यहाँ से यहाँ तक देखो, कहाँ से कहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक a प्लस में n माइनस वन डी आ जा रहे हैं, और हम क्या जानते हैं कि a प्लस में n माइनस वन डी जो है उसके बदले में हम लोग n लिखते हैं, तो s की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी n बाई में 2 ब्रैकेट में a और प्लस में a n। तो अगर ऐसे भी तुम लिखोगे एग्जाम में, अगर तुम ऐसे भी लिख करके आते हो तो वो गलत निकल आएगा, ये भी तुम्हारा सही फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये हमने कहाँ से बनाया है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके उसको ही तोड़ करके बनाया है। तो जनरली हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं पहला, दूसरा अगर लास्ट में हमको दिया है तो ये, और तीसरा हम लोग इसका भी कभी कभी यूज करते हैं जब हमको शॉर्टकट में चीजों को करना रहता है। तो ये सम का फॉर्मूला है किसी भी एपी में। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करने से चीजें समझ में आएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है 2018 में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के जो शुरू के 8 मल्टीपल्स हैं उन सभी का सम निकालो। तो 3 का जो शुरू के मल्टीपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीपल मतलब 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो ऑन, इसी तरीके से जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, या तो तुम लोग 8 टर्म तक लिख लो और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, लेकिन मैं पहले लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, पहले जो जनरल फॉर्मूला है मेरा, नॉर्मल जो फॉर्मूला है हम लोग उस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हमको क्या पता है, यहाँ पर हमको a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू हमको 3 दिख रहा है, हमको d का वैल्यू पता है जो कि हमारा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 होने वाला है, और हमको n का वैल्यू बोल दिया है कि भैया शुरू के 8 टर्म का हमको सम निकालना है, यानी कि जो n की वैल्यू है वो 8 है। तो हमको सारी चीजें पता है जो हमको सम निकालने के लिए जरूरत होगा। तो हमको S8 की वैल्यू निकालनी है, 8 का मतलब कि 8 टर्म का सम। ठीक है, यहाँ जो 8 हमने लिखा इसका मतलब ये हुआ कि 8 नंबर्स तक जो है ना हमको सम चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस वन डी, ये जनरल फॉर्मूला है, हम फिलहाल इसी का यूज करेंगे ताकि ये याद हो जाए। तो n का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 बाई में 2 हो गया, ब्रैकेट में 2a है तो 2 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस की साइन लगाओ, n माइनस वन यानी कि 8 माइनस वन, और d के बदले में फिर 3 लिख दो। अब इन सभी को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये 4 आ गया, इधर हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, 8 में 7 माइनस होता है, और 7 3 से हमारा 21, तो ये हो गया तुम्हारा 21, ये ऐड का साइन है। तो ये कितना बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में ये दोनों मिलके हो गया 27, मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौके 28 का 8, हासिल आ गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 108 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर हमारा एपी है जो 3 का मल्टीपल बना रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 6, इस तरीके से अगर चल रहा है एपी, तो शुरू के जो 8 टर्म्स होंगे उन सभी का जब हम सम निकालेंगे तो वो हमारा 108 निकल करके आएगा। तो ये रहा इसका बेसिक फंडा। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि सम वाला रूल होता क्या है। तो एक तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा जो फॉर्मूला पढ़े थे ना उसका भी हम यूज करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। शुरू के 100 जो नेचुरल नंबर्स है उनका सम निकाल दो। तो जो हमारे 100 नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स तुम लोगों को याद होगा, चैप्टर नंबर 1 में तुम लोगों को मैंने समझाया था, फिर से याद दिला देता हूँ। 1 से जो स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 कंटिन्यू जो है हमारा वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और इसी तरीके से ये लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहे हैं, और हमसे बोल रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक जो हमारे नंबर्स है ना इनका ही सम निकालना है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का मतलब ही है कि 1 से लेकर के 100 तक जो नंबर, सभी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, उन सभी नंबर्स का तुमको सम निकालना है। तो क्या सबको प्लस करने बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। हमको हमारा लास्ट वाला टर्म पता है, हमको ये जो 100 दिया हुआ है ये क्या है,
ये हमारा L है, लास्ट टर्म है, और हमको अगर लास्ट टर्म पता है तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। इसको तुम उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम उस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, उससे भी निकालो तो लेकिन बड़ा सॉल्व होगा। और चूंकि हमको लास्ट टर्म पहले से पता है तो हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। हमको पता है कि हमको निकालना है S100 यानी कि टोटल 100 टर्म का सम, n बाई में 2 करेंगे और ब्रैकेट में सब में लगाऊंगा a प्लस एल वाला फॉर्मूला। तो देखो ये कैसे निकलेगा, n का मतलब टोटल 100 है ना, जो भी यहाँ लिखते हैं वही n का वैल्यू होता है, डिवाइड बाई 2। a जो हमारा पहला टर्म है वो है 1 और लास्ट जो टर्म है वो है 100। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये तो 50 आ जाएगा कट पिट होकर के, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 100 + 1 = 101। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर से 0 पहले उतर जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, 5 0 जा 0 एंड फिर से 5 1 जा 5। यानी कि जो शुरू के हमारे 100 टर्म्स हैं नेचुरल वाले, शुरू के जो 100 नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का जो सम होगा बेटा ना वो होगा 5050। शुरू के जो भी हमारे नंबर्स हैं 100 तक 1 2 3 4 5 6 उन सभी को जब तुम प्लस करोगे तो वो तुम्हारा 5050 निकल करके आएगा। ये है इस कॉन्सेप्ट का यानी इस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट वाला मजेदार पार्ट, क्योंकि हम लोगों को ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम में इस फॉर्मूला से हम लोग चीज़ों को आसान कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में तुम जितना इजीली चीज़ों को बनाओगे तुम्हारे टीचर उतने ज़्यादा इंप्रेस भी होंगे, तुम्हारा टाइम उतना ही ज़्यादा बचेगा भी। तो ये एक क्वेश्चन रहा, और क्वेश्चन बनाते हैं। एक इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमा करके आता है। मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था कि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा घुमा घुमा करके जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है। कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस बनेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तुमको यहाँ पर डी की वैल्यू निकालनी है ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10। पहला टर्म जो है वो 10 दे दिया है, यानी कि ए की जो वैल्यू बेटा वो हमको 10 दे दिया गया है। एंड क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 1505, यानी कि 1505 जो है वो शुरू के 14 टर्म का सम है। ये शुरू के 14 टर्म का सम का मतलब क्या हुआ कि S14 का वैल्यू दिया हुआ है, S14 का जो वैल्यू है वो हमको दिया हुआ है 1505। इज दैट क्लियर? हम लोगों को पता क्या है, हम लोगों को पता ये है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर Sn का वैल्यू हमको दिया हुआ है पहले से, Sn का वैल्यू कितना है 1505 है। n का वैल्यू भी हमको पता है 14 है ना, क्योंकि हमको बताया गया साफ साफ कि 14 टर्म का जो है वही सम था, तो n के बदले में हम लोग 14 लिखेंगे, 14 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2a है तो 2 मल्टीप्लाई a के बदले में 10 लिख दो, फिर प्लस में यहाँ पर 14 - 1 कर दो और d के बदले में बस d रहने दो। यही जो d है ना, इन सभी को सॉल्व करके हमें इसी d का वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये कट हो जाएगा 7 से, है ना, 2 के टेबल में 7 टाइम पे हमारा 14 आता है। अब ये 7 जो इधर मल्टीप्लाई में, इन सभी के साथ यहाँ पे क्या में मल्टीप्लाई में है, इस 7 को मैं इधर ले आता हूँ डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1505 डिवाइड बाई में 7। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 20 और प्लस में 14 में 7 मैंने सोचा 13 का d से मल्टीप्लाई हुआ, सो 13d आ जाएगा। और इसको पहले कट कर लो, 7 के टेबल में 7 2 जा हमारा 14 हो रहा है, बचेगा 1, आगे जाकर के 10 बना देगा, तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 कटेगा बचेगा 3, आगे जाकर के 35 बना दिया, तो 7 5 जा 35, तो 215 आ गया इस साइड में। तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे कितना 215। इक्वल के राइट साइड में हमारे पास क्या है, तो इक्वल के राइट साइड में है 20 और प्लस में 13d। 20 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 215 माइनस का 20 इक्वल के उस साइड में 13d है, तो ये माइनस ओवर कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, है ना। 15, हाँ 195 हो गया, इक्वल के उस साइड में 13d अभी भी है। d की वैल्यू निकालने के लिए 13 को इधर ले आओ, तो 195 डिवाइड बाई में 13 इक्वल टू d, और इसको जब हम कट करेंगे तो 13 1 जा 13 होगा, बचेगा 6, आगे जाकर 65 बना दिया, तो 13 5 जा 65, तो 15 इक्वल टू d आ गया। यानी कि जो d की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 15 है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमको सम दिया हुआ हो, सम वाले फॉर्मूला का यूज करना है, और या तो तुम्हें पहला टर्म निकालना होगा या तो तुमको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकालना था, 2021-22 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था। तो आई होप तुमसे अब ये भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना है, अगर तुमको सम दे दिया है ना, तो या तो तुमको यहाँ पर डी की वैल्यू दे देगी पहले से, और तुमको बोलेगा ए का वैल्यू निकालो, तो बस जैसे मैंने सॉल्व किया सेम टू सेम सॉल्व करना, लास्ट में ए का वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे तुमको डी का वैल्यू निकालना है, तो यही क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। तो इस टाइप से क्वेश्चन तुम लोगों को बनाने आने चाहिए। और क्वेश्चन है, चलो उनको भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन है 2016 का कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, यानी कि इस एपी में हम लोग कितने टर्म्स का यूज करें, एन का वैल्यू हम कितना रखें ताकि जो हमारा सम है ना वो कितना निकल करके आ जाए, वो 0 निकल कर आ जाए। यानी कि जो एस एन है,
एस एन वो हमको पहले से 0 दे दिया है, सम जो है वो पहले से 0 दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो n है यहाँ पर ना, इस n की वैल्यू कितनी होगी, हम कितने नंबर्स का यूज करें, कितने टर्म्स का यूज करें ताकि एस एन जो है वो 0 आ जाए। तो कुछ नहीं, फिर से वही काम करेंगे हम लोग, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट का यूज फिर से किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, इस तरीके से हम लिखेंगे कि हमारे पास भाई एस एन इक्वल टू 0 है, हम लोग जानते हैं एस एन का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, ठीक है ना, n माइनस 1 और d। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है, एस एन का फॉर्मूला ये रहा, और इसको हम लोग को क्या करना है, बस सिंपली इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि हमसे साफ साफ बोला था कि जो सम है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास एपी में a का वैल्यू दिया ही हुआ है, डी का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, 16 में से 18 माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो सब कुछ लिख लेते हैं, ये तो कुछ नहीं होगा, ये हमारा n/2 रहेगा, इसको कुछ मत करो फिलहाल, पहले वो चीजों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 18, ठीक है, फिर हमारे पास n-1 है तो उसको n-1 रहने दो, और d का वैल्यू यहाँ पर भी देखो 16 में से 18 माइनस होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, इक्वल की उस साइड में 0 है। तो यहाँ पर इसको तुम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो n/2 को डायरेक्ट 0 के पास भेज दो, बस ये जो चीज है ये बच जाएंगी, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि टाइम पास हो जाएगा, हम लोग और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर इन दोनों के पास 2 है और ये जो हमारा है उसके पास भी 2 है, तो दोनों में से मैं 2 को बाहर निकाल दूंगा, तो उससे होगा क्या, ये हो जाएगा n/2, और ये जो मैं 2 जो बाहर निकालूंगा उससे ये कट हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 18 बचा, प्लस में हमारे पास n-1 बचा, और यहाँ से हमारे पास -2 था, हमने तो प्लस वाला 2 बाहर निकाला है, तो हम यहाँ पर -1 जरूर लिखेंगे। अगर हमने -1 नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का साइन नहीं निकाला ना, तो प्लस वाला साइन निकाला है, माइनस का साइन वहीं पर अटका हुआ है। तो इससे फायदा ये हुआ कि 2 से 2 कैंसिल और छोटा हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो n है, इस n को मैं 0 के पास फेंक दूंगा, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाकर डिवाइड में हो जाएगा और उसका मर्डर हो जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 18, ठीक है, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और जैसे हमने बताया कि 0 डिवाइड बाई n हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई n यानी कि 0 होता है, तो उस n का भी खेल खत्म। तो यहाँ से हमारे पास बना क्या, 18 प्लस 1 19 बना, तो 19 माइनस n इक्वल के उस साइड में 0, अब इस माइनस n को उधर ले जाओ तो प्लस n हो जाएगा, तो 19 इक्वल टू प्लस n, यानी कि जो n की वैल्यू बेटा वो कितनी निकल करके आ गई, वो तुम्हारी 19 निकल करके आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में जब हम लोग 19 टर्म्स का यूज करेंगे टोटल ना, तो जो सम है वो 0 आएगा। अभी तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा कि सर यहाँ पर तो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, जब हम नंबर को सम करेंगे तो आंसर 0 कैसे आ सकता है, वो तो फिर नंबर बड़ा ना होते जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, 18 के बाद 16 आया, 14 आया, तो एक समय ऐसा आएगा कि निगेटिव नंबर भी आने लगेंगे। तो जैसे +4 और -4 मिलकर के 0 होता है, उसी तरीके से प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले नंबर जब मिल जाएंगे तो आपस में वो 0 बना देंगे, और इसी वजह से हमारा जो n का वैल्यू है वो 19 है। इट मींस कि जब टोटल हम 19 टर्म्स ले लेंगे ना, तो प्लस वाले भी बहुत सारे रहेंगे उसमें और माइनस वाले भी बहुत सारे रहेंगे, तो प्लस माइनस मिलकर के लास्ट में सब 0 हो जाएंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का फंडा, तुम लोगों को मिल जाएगा अंडा, टेंशन ना लो। अंडा मतलब कि 100 मिलेगा, दो डबल अंडे मिलेंगे, ये नहीं कि 0 में लेकर के आ गए, तुम लोगों को 100 लेकर के आना है। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी बना लेते हैं ताकि वर्ड प्रॉब्लम को भी डाउट क्लियर हो जाए। कुछ अलग नहीं रहता है, जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वही कॉन्सेप्ट रहता है, बस चीजों को घुमा करके दिया जाता है, नंबर्स को बड़ा करके दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, रोहन रीपे हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000। यानी कि रोहन क्या है, उसने लोन लिया है कितने रुपए का, तो 1,18,000 रुपए का उसने लोन लिया है और वो उससे वापस कर रहा है। उसने स्टार्टिंग में 1,000 रुपये पहला इंस्टॉलमेंट भरा, पहला जो उसने पैसा वापस किया वो 1,000 था, लेकिन वो बस 1,000 ऐसे नहीं कर रहा है, वो कुछ कर रहे हैं वहां पर एक्स्ट्रा। वो क्या कर रहे हैं कि इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई 100 रुपी एवरी मंथ, वो हर महीने 100 रुपए बढ़ा रहा है। पहले महीने उसने अगर 1,000 दिया तो अगले महीने वो 1,100 रुपए, फिर 1,200 रुपए, फिर 1,300 रुपए, ऐसे वो वहां पर पे कर रहे हैं। तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो बताइए कि 30वां जब महीना वो उसका पूरा होगा तो 30वें महीने में वो कितना रुपए देगा। जैसे मैंने बताया कि पहले महीने में 1,000 दिया, दूसरे में 1,100, तीसरे में 1,200, 1,300, तो उसी तरीके से 30वें महीने में 30th मंथ में वो टोटल कितना रुपए देगा वहां पर। पहला तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा कि व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड
आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 30 इंस्टॉलमेंट जब वो कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो कितना अमाउंट उसका बचा है जो कि उसे पे करना होगा। ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है, ये पूछा गया है। कैसे बनेगा, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है पहले तो उसको कंप्लीट करो कि 30वें इंस्टॉलमेंट के बाद वो कितना रुपए, सॉरी 30वें इंस्टॉलमेंट में वो कितना रुपए देने वाला है। तो हमारा ए का वैल्यू कितना है भाई, ए का वैल्यू सबसे पहले तो हमारे पास है 1000, पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 1000 दे रहा है। डी का वैल्यू कितना है, तो हर बार 100 बढ़ते जा रहा है, तो तुम लोग को पता ही है कि कितना होगा, 100 हो जाएगा डी का वैल्यू, क्योंकि देखो अगला वाला जो है 1100 होगा, फिर वो 1200 होगा, फिर 1300 होगा। कहने का मतलब है कि जो डी का वैल्यू है वो इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो 100 ही ना निकल करके आएगा। तो जो हमारा हर बार जितना बढ़ रहा है, जितना रुपए वो 100 रुपए जो बढ़ा रहा है, वही हमारा एक्चुअल में डी का वैल्यू है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 100 रुपये है। हम लोगों को क्या पता करना है कि 30वें नंबर पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, है ना। पहला 100 है, 1100, 1200, सॉरी पहला 1000 है, फिर 1100, 1200, 1300 ऐसे है। तो 30वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग को एक्चुअल में यहाँ पर से ए एन पहले निकालना है। तो ए एन इक्वल टू हमको पता है ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन यानी कि हमको ए 30 का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू 1000, फिर प्लस में एन यानी कि 30 माइनस में 1 और डी के बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 100। तो ये तुम्हारा कितना निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 और ये हो जाएगा 29 का 100 से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो 2900 आ जाएगा, यानी कि 2900 आ गया, और दोनों को ऐड कर दो तो 3900 आ गया। यानी कि 30वें इंस्टॉलमेंट में जो 30वां वो इंस्टॉलमेंट भरेगा, 30th जो इंस्टॉलमेंट होगा वो देगा कितना 3900। शुरू में वो पहला महीने में 1000 भरा था, 30वें नंबर पे जब वो पहुंचेगा, 30वें महीने पे जब पहुंचेगा तो वो 3900 रुपये पे करेगा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट, बस इतना ही पूछा था इसमें आधा। उसके बाद ये पूछ रहा है ना कि भैया जब 30 इंस्टॉलमेंट उसने भर दिया, ठीक है, तो सभी इंस्टॉलमेंट मिला करके उसने जितना भी पैसा भरा है, अब उसको और कितना रुपए देना बचा है उस कंपनी को जिससे भी उसने लोन लिया है, अब उसको वो कितना और वापस करने वाला है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि उसने टोटल लिया हुआ था 1,18,000 का लोन, है ना, 1,18,000 का लोन लिया था। मान लेते हैं कि 30वें इंस्टॉलमेंट तक, थोड़ा समझने के लिए बस, 30वें इंस्टॉलमेंट तक मान लेते हैं कि वो 50,000 रुपये भर दिया, उसने 30वें इंस्टॉलमेंट तक 50,000 रुपये मान लो भर दिया है, ठीक है। जो 30वां इंस्टॉलमेंट उसने 3900 का दिया ना, तो टोटल पहला दूसरा सबको जब हम लोग मिलाएंगे, जो सम करेंगे, तो मान लेते हैं कि 50,000 लगभग उसने जमा कर दिया। तो जो टोटल है उसमें से जब हम 50,000 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचा हुआ है वो हमारा निकल करके आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर से ये समझ में आ रहा है हमको कि हमें क्या करना है, टोटल उसका ये पता करना है सबसे पहले कि 30 इंस्टॉलमेंट तक उसने टोटल कितने रुपए दे दिया, यानी कि जो टोटल A30 है ना, वही हमको S30 का वैल्यू निकालना है कि जो सम है 30 टर्म का वो टोटल कितना है। जब हमको वो पता चल जाएगा तो हम उसका जो टोटल लोन अमाउंट है उसमें से उसने जितना पे किया है उसको माइनस करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसे कितना और पे करना है, जो कि हमसे आगे पूछा था क्वेश्चन में। तो बस सिंपली हम लोगों को क्या निकालना है, S30 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं निकालेंगे, n प्लस है ना, वो जो लंबा वाला फॉर्मूला हमारा n/2 फिर ब्रैकेट में 2a + n - 1d, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको लास्ट वाला नंबर पता है। हमको 30वां जो नंबर है वो हमको पहले से पता है, पहला नंबर पता है हमको, लास्ट वाला जो नंबर है वो भी पता है कि 30वें नंबर पर उसने इतना रुपए दिया है, तो हम a + l वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है S30, हमको निकालना है S30 का वैल्यू कि 30 नंबर तक उसने कितना पैसा दे दिया। तो इसके लिए हम लिखेंगे n/2 और ब्रैकेट में a प्लस में l, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना, यानी कि 30 डिवाइड बाई में 2, और a का मतलब कि हमारा 100 नहीं 1000 था, और l का वैल्यू जो हमने देखा 3900 है। तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, ये तो तुम्हारा 15 बन जाएगा, कट पीट होकर के 15 आ गया। ये दोनों सॉल्व होंगे तो ये कितना बना लेंगे हमारे पास 3900 में 1000 हो गया 4900, है ना। दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। डायरेक्ट अगर मैं करूँ तो भी बच्चे लोग कंफ्यूज जाएंगे, तो मैं एक एक करके ही कर देता हूँ। 5 हमारे पास हो जाएगा 45 का 5 हाथ में आया 4, 5 चौके हमारे पास हो जाएगा 20, 20 और 4 हो गया हमारे पास 24। तो यहाँ पर मैं 24 लिख देता हूँ, मैं फटाफट कर रहा हूँ ना, फिर उसको मैं रफ करके हटा दूंगा। उसके बाद हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, 13 का 3 कैरी हो गया 1, 4 और 3 7, और ये 2 जीरो उतर जाएंगे, यानी कि 73,500 73,500 रुपये जो बच्चा उसने पे कर दिया है, 73,500, ठीक है। तो इतना रुपए उसने पे कर दिया है अपने 30वें इंस्टॉलमेंट तक। तो अब उसके लिए बचा कितना है, उसे पे करने के लिए और कितना बचा है। अब अगर हमको ये निकालना है कि अमाउंट ही हैज टू पे, अमाउंट ही हैज टू पे,
अब उसको कितना पे करना है ये निकालने के लिए हम लोग टोटल जो उसका लोन था 1,18,000 1,18,000 उसमें से उसने जो हमारा पे कर दिया उसको माइनस कर देंगे। तो 73,500 उसने पे कर दिया है। तो दोनों को जल्दी से माइनस करो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ जल्दी से कि कितना आंसर आ रहा है, यानी कि उससे और कितना रुपए बचा हुआ है पे करने के लिए, ये तुम्हारा कितना निकल करके आ रहा है, बस इतना माइनस करोगे तुमको पता चल जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है इंस्टॉलमेंट वाला, बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम लोग तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में भी देख लेना, वहां पर भी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन तुम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। चलो और क्वेश्चन बनाते हैं। अगला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैंने फ्रीक्वेंटली देखे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं। इसमें क्या बोल रहा कि फाइंड द फर्स्ट 16 टर्म का सम एक एपी का जिसका चौथा टर्म और नौवां टर्म जो है वो हमको दिया हुआ है, हमको फोर्थ टर्म दिया हुआ है और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि जो सम होगा 16th टर्म का वो कितना होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है और इसका एक इजी वर्जन भी आता है। उसमें क्या पूछता है कि बताइए इस एपी का 16वां टर्म कितना होगा। जैसे यहाँ पर तो सम पूछ दिया है, तो सम ना पूछ करके सीधे पूछेगा कि बताइए 16th टर्म जो है एपी का वो कितना होगा, अगर फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म इतना है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको भी बनाने का एकदम बेसिक आसान सा तरीका है। देखो क्या है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो ए गिवन है A4 का वैल्यू दिया हुआ है। A4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 15 दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं A4 कैसे निकलता है, A4 निकलता है A प्लस में n-1d करके। और मैंने तुम लोगों को इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही फंडा समझाया था कि अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट A प्लस में 3d करते हैं। और ये 3d कहाँ से आता है, 4 - 1 करते हैं तो 3 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर वही करेंगे कि जो एक्चुअल में A4 है ना उसके बाद हम लोग लिखेंगे A प्लस में 3d। A प्लस 3d की जो वैल्यू है वो हमारी माइनस की 15 है। और उसी तरीके से सिमिलरली जो अगला वाला चीज हमको दिया है, नाइन्थ टर्म दिया है, यानी कि हमको A9 की वैल्यू दी हुई है और वो कितना है, तो वो है माइनस का 30। यानी कि एक्चुअल में हमको A प्लस में 8d का जो वैल्यू है ना वो माइनस का 30 दिया हुआ है। अब दोनों को आपस में तुम सॉल्व कर दो, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही एक तरीका है, सिंपल सा तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देख लें दोनों के पास A है तो एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा, चलो इस तरीके से लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास A प्लस में 8d है इक्वल को साइड में माइनस का 30 है, इसमें से मुझे माइनस करना है A प्लस में 3d को इक्वल को साइड में मेरे पास माइनस का 15 है। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया कैंसिल। 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5d आ गया इक्वल टू साइड में ये माइनस का 13 है, ये प्लस का 15 है, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा सॉल्व होकर के, प्लस माइनस माइनस होगा, डी का वैल्यू निकालेंगे, 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3 आ जाएगा, और माइनस की साइन है तो माइनस का 3 आ गया, यानी जो डी है वो तुम्हारा माइनस का 3 निकल करके आ जाएगा। तो डी का वैल्यू निकल गया। अब डी के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं, मैं 1 में पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर डी इन इक्वेशन 1 है ना, डी इक्वल टू जो -3 है वो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या था मेरे पास, a प्लस में 3d था, तो a प्लस में 3 मल्टीप्लाई माइनस में 3 इक्वल को साइड में माइनस का 15। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस में माइनस का 9 और इक्वल को साइड में माइनस का 15। तो ये कितना आ गया, a इक्वल टू माइनस का 15 माइनस 9 इधर जाकर के प्लस का 9 बन जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी माइनस की 6, यानी जो पहला वाला टर्म है वो हमारा माइनस का 6 है, और हमारे पास जो डी का वैल्यू था है ना वो कितना निकल गया था, वो माइनस का 3 निकल गया था। तो दो चीजें हम लोगों को पता चल गया, ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे फर्स्ट 16 टर्म्स का। अब फर्स्ट 16 टर्म का सम निकालने के लिए बस S16 वाला फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, जो कि इजीली निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर से तुम लोगों को मेन देखो, कभी भी से क्वेश्चन आए ना तो तुमको ए का और डी का वैल्यू ही निकालना रहता है। अगर तुमने ए और डी का वैल्यू निकाल दिया तो तुमसे अगर सम भी पूछा है तो भी तुम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ए और डी का वैल्यू तुमको पता चल गया। और अगर तुमसे सम ना पूछ करके केवल टर्म्स पूछा है तो तुम और आसानी से निकाल सकते हो एन वाला फॉर्मूला लगा करके। तो फिलहाल हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, एस एन इक्वल टू है ना n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। तो चलो अब मैं इतना सा तुम्हारा होमवर्क देता हूँ, तुमको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब तुमको बस सिंपली यहाँ पर चीजों को फुलफिल करना है और आंसर लेकर के आना है। तो कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, मैं बस बता देता हूँ। यहाँ पर 16 लिख दो क्योंकि हमसे फर्स्ट 16 टर्म का सम पूछा था। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 16/2 ब्रैकेट के अंदर 2a है, तो a की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो -6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 16 - 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू -3 है। चलो
इसको सॉल्व करो, ये -3 है ना, और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि जो सम है वो कितना निकल करके आ रहा है। तो बस इस टाइप से क्वेश्चन एकदम एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। एक क्वेश्चन मैंने कराया है, कई क्वेश्चन ऐसे तुमको एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल जैसे बुक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के तुम लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही लेना। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मैंने कई बार देखे हुए हैं, पूछे हुए। ठीक है, तो ये 2020 का क्वेश्चन था, बाकी तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन आ जाए। लास्ट में 2 क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को और होमवर्क दे करके जा रहा हूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम से में आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं बनता है तो तुम लोग ईमानदारी से मुझे कमेंट करके भी बताओगे, और मैं टेलीग्राम पे तुम्हारे वेट करूंगा रिस्पांस का। तुम लोग वहां पर मुझे इसके सॉल्यूशन बना करके जरूर सेंड करना। इंटरनेट से ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद से ट्राई करना। बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मुझे वहां पर बताना। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं इसे जरूर डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं। पहला ये वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स इस एपी में मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। यहां पर तुम्हारे 2 आंसर्स आएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने आर.एस. अग्रवाल वाली वीडियो में भी कराया है और एनसीईआरटी वाली वीडियो में भी करा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं करा रहा हूँ कि इस वाली एपी में हम कितने नंबर को हम लोग सम करें कि हमारा जो आंसर है 180 आ जाए। तो तुम्हारा जो नंबर निकलेगा ना, 2 आंसर निकलेगा। तुम्हारा जो एन का वैल्यू है वो 2 नंबर निकल करके आएगा। अब उसका रीजन क्या है कि 2 नंबर अलग अलग क्यों निकल करके आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि दोनों नंबर का जब हम लोग सम करेंगे तो ही 180 आ जाएगा। तो उसका रीजन हम लोग को जानना है। तो तुम लोग पहले तो खुद से ट्राई करो। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा रखा है, एनसीईआरटी के बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें भी मैंने समझाया था, और आर.एस. अग्रवाल जब मैं करा रहा था तो वहां भी मैंने समझाया। बाकी अगर तुम जानना चाहते हो तो कमेंट करना और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं तुम लोग दिखा देता हूँ, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम का है। बहुत धांसू क्वेश्चन है, ट्राई करो बनाने का। नहीं बनेगा तो बताना, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153। एक एपी है जिसमें टोटल 40 टर्म्स हैं, जिसके शुरू के 9 टर्म्स का अगर तुम सम देखो तो वो है 153। ओके, उसके बाद बोल रहा है जो सम है लास्ट के 6 टर्म का वो है तुम्हारा 687। पीछे से 6 टर्म का जब सम निकाल रहे हो तो वो इतना निकल करके आ रहा है, और शुरू से 9 टर्म का जब सम निकाल रहे हो तो वो इतना निकल करके आ रहा है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हमसे कि डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इस एपी का पहला टर्म यानी ए का वैल्यू निकालो और कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू निकालो। 2 चीज निकाल लिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी। और इस एपी में जितने भी टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स थे, टोटल 40 टर्म्स थे, तो बस 40 टर्म्स के सम निकाल दो। तो बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन मजेदार है, 2024 के एग्जाम का है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बता दिया, और मैंने यहाँ पर मैक्सिमम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब तुम लोगों के ऊपर है, तुम अगर प्रैक्टिस करके जाओगे इन सारे क्वेश्चंस का अलग अलग टाइप के तुम अगर क्वेश्चन बना लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में तुमको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। खास करके इस चैप्टर से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। अब तुम्हारे ऊपर है बेटा, बस प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, हमेशा की तरह आज भी थैंक यू। और जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ कि कब मेरे नेक्स्ट क्लासेस हैं, क्या मेरा प्लान चल रहा है लाइव क्लास से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें, खास करके नोट्स वगैरह। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम ज्वाइन करने के साथ व्हाट्सअप में भी वहाँ पर फॉलो कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप बहुत सारे बच्चे चलाते हैं, टेलीग्राम नहीं चलाते हैं। सो व्हाट्सअप भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर जैसे ही PDF का ऑप्शन आएगा, मैं PDF में जो नोट्स रहते हैं ना, मैं व्हाट्सअप में भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वंस अगैन।